नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। क्या हाल यूपी, ये जानने के लिए हम निकले हैं। इस वक्त हमारा पड़ाव मेरठ में है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का, संस्कृति का, शिक्षा का केंद्र है। जब हम मेरठ आए तो हमने अपने प्रोड्यूसर साहब से, अभिषेक जी से ये दरख्वास्त की कि जो शहर का बुद्धिजीवी वर्ग है, यदि उसके साथ मिलने का हमको सौभाग्य मिले तो अच्छा रहेगा। उस क्रम में हमारे प्रोड्यूसर साहब की मुलाकात यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र जी से हुई। पुष्पेंद्र जी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के साथ लंबे समय तक वेस्ट यूपी से जुड़े रहे हैं और इस समय एक सांध्यकालीन अखबार है हीरा टाइम्स, उसके कंसल्टिंग एडिटर हैं। सर ठीक याद रखा? हाँ, तो पुष्पेंद्र जी ने फिर शहर के कई प्रबुद्ध लोगों का यहाँ पर जुटान किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो यहाँ पे वकील साहब बैठे हुए हैं, इनका अतिरिक्त धन्यवाद। वकीलों से बात करते हुए मैं थोड़ा घबराता भी हूँ। ज़रा भी कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर हो तो वहाँ से तुरंत डांट आती है। वैसे हर समस्या का समाधान वकील ही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि समस्या इसलिए आपको घबरा आप कह रहे हैं समाधान है, कई लोग कहते हैं कि वकीलों के पास जाती समस्या शुरू हो जाती है। घबराएं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वकील हर समस्या का समाधान है। अच्छा, मिल जाता है समाधान। एडवोकेट इज सपोज टू बी द मास्टर ऑफ ऑल द आर्ट्स। मास्टर ऑफ ऑल द आर्ट्स, इसीलिए घबराता हूँ। इतने विद्वान लोग होते हैं। मेरे घर में भी दो तीन है, मैं उनको भी खूब प्रणाम करता हूँ। विद्वानों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। इसीलिए तो आपकी संगत में आया हूँ। जी आइए। तो ये दो वकील साहब हैं। अच्छा, वकील साहब खूब मिलते हैं जब हम लोग इलेक्शन के लिए या वैसे जाते हैं। जज साहब कम मिलते हैं, लेकिन आज इस कमरे में एक रिटायर्ड जज साहब भी मौजूद हैं, जनार्दन गोयल जी। बहुत शुक्रिया आपका। और आइए बाबूजी, विराजें। जनार्दन जी डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, बस्ती से रिटायर हुए, उसके बाद कंज्यूमर फोरम में भी रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ धीरज जी हैं। धीरज जी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और इनकी फ़िटनेस देख के आप अभी भी समझ सकते हैं कि ये कितने फिट व्यक्ति हैं। और राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़े रहे हैं और पढ़े भी आप मेरठ कॉलेज में ही हैं? मेरठ कॉलेज के ही पढ़े हुए हैं और इनके भैया मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ऐसा बताया गया। प्रभात राय जी हैं, यहाँ के बड़े चिंतक, लेखक और प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं मध्य प्रदेश आदि जगहों पर। और इसके बाद डॉक्टर अनिल हैं और डॉक्टर अनिल से मेरी दोस्ती हो गई है, क्योंकि डॉक्टर अनिल कानपुर मेडिकल कॉलेज के, विश्वविख्यात कानपुर मेडिकल कॉलेज, एशिया में नंबर 1। हमारे कानपुर में हर चीज़ एशिया में नंबर 1 होती है। हम लोग नेशनल लेवल पे तो खेलते नहीं और इंटरनेशनल का लोड नहीं लेते हैं। तो वहाँ के पढ़े हुए हैं और पैथोलॉजी की एक ख़ास ब्रांच है हेप्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, और उसमें निष्णात हैं। और भी कई काम करते हैं, जैसे मेडिकल कुंडली, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर अनिल हैं, डॉक्टर संजय हैं, और डॉक्टर संजय इंजीनियर हैं पेशे से और लिखते पढ़ते रहते हैं। सीए साहब हैं, मैं आपका नाम राजीव जी हैं और प्रैक्टिसिंग सीए हैं। और ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, राम कुमार शर्मा जी हैं, जोट। अच्छा, आप भी एडवोकेट हैं? ओह, अतिरिक्त प्रणाम। मैंने कहा ना जी, मैं वकीलों से बहुत। और आप यूट्यूबर भी हैं? कोशिश तो जारी है, मुहिम चला रही है। वकील भी हैं और विनम्र भी हैं, इसको नोट किया जाए जैसा है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ही से शर्मा जी बात शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले दो हमारे मेहमान और रह गए, उनका परिचय करवा देते हैं। ये डॉक्टर अनुभूति हैं, सोशल वर्कर हैं और अभी हाल तक दिल्ली में जो महिला फुटबॉल है उसकी फेडरेशन की भी पदाधिकारी रही हैं। और ये शिप्रा जी हैं, एडवोकेट शिप्रा हैं, ये अनुभूति जी के एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, उनकी लीगल एडवाइज़र हैं, है ना। तो आपने ये यूट्यूब वगैरह कब से शुरू किया है शर्मा जी? एक किताब पढ़ी थी, बोलना ही है, रविश की। रवीश कुमार की किताब, पत्रकार है रवीश कुमार, टीवी पत्रकार, बोलना ही है। जी, उसको पढ़ के बोलना आ गया थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, सरकार से क्वेश्चन पूछना आ गया। हाँ जी, जो माहौल इस समय चल रहा है देश का या सोसाइटी का, या बना दिया गया है, उस पर बोलने का प्रयास करता हूँ। किस नाम से है आपका? सवाल तो बनता है राम कुमार शर्मा। सवाल तो बनता है भाई राम कुमार शर्मा। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से मिल रहा है। जैसे वो पुरु और सिकंदर का संवाद हुआ था ना, कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उनका जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अच्छा, तो उसमें आप अपनी बात रखते हैं या लोगों से भी बात करते हैं? क्या उसका सिस्टम क्या रहता है यूट्यूब का? जो
सोसाइटी में चलता है जो मतलब क्या जैसे चल रहा है? जैसे मेरठ में अभी क्या चल रहा है? जैसे तालिबान को लेकर देश में जो अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं, क्या आ रही है जरा विस्तार से? जैसे तालिबान को सीधा सीधा कनेक्ट कर किया जा रहा है मुस्लिम के साथ, तालिबान को मुस्लिमों के साथ में, हिंदुस्तानी मुसलमानों के बिल्कुल साथ हाँ, कनेक्ट किया जा रहा है। उनके साथ में कनेक्ट करके, यानी कि मुस्लिम को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के मुसलमान जो हैं ये तालिबान के समर्थक हैं, ऐसा बताने का समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अलग अलग निरंतर ऐसे प्रयास चल रहे हैं पर लगातार। कुछ एक लोगों ने तो इस तरह के बयान भी दे दिए हैं जो राइट, जैसे बयान अभी कुछ लोगों ने जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने तालिबान के समर्थन में बयान दिया, तो उसके खिलाफ ही मैं बोला हूँ। मैंने ये बोला है मुस्लिम समाज के लोगों से कि जो ये तथाकथित धर्मगुरु या नेता हैं, इन लोगों को क्या ये पूरे समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं और तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये किसी भी ऐसे धर्म को नहीं मानता हूँ कि वो राइट, पूरे लोगों बिल्कुल, का समर्थन करता हूँ। तो ऐसे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आके इसका विरोध करना चाहिए। ये मैंने अपने उसमें बात कही है। और ये भी मैंने कहा है सरकार से, क्योंकि अभी जो सरकार है या कहें मोदी सरकार है, उसका कोई क्लियर कट रूप निकल कर नहीं आया अभी तक कि भाई वो तालिबान को किस रूप में देख रही है। शांत है ये छुटपुट क्या बयान। लगता है आपको शर्मा जी, आप तो वकील हैं, आपने विश्लेषण भी किया होगा, क्या वजह है सरकार की इस डिप्लोमेटिक चुप्पी की कि अभी वो अपना रुख साफ नहीं कर रही है तालिबान की सरकार को लेकर? देखिए, ले देखिए, अब जो आसपास के जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे सबसे कितने मधुर संबंध है सरकार के, ये तो सबसे छिपा हुआ तो है नहीं है। पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, है ना, नेपाल हो, श्रीलंका हो, किसी से कोई मधुर संबंध तो फिलहाल नहीं है। तो सो हाँ, बांग्लादेश और भूटान से भारत के बहुत अच्छे कई संबंध हैं। कई बार ऐसे प्रकरण आए हैं कि जिसमें कि जो है नेपाल से तनाव रहा है, तनाव लॉकडाउन रहा के है। दौरान, वहाँ बांग्लादेश से भी तनातनी बीच में हुई थी, आप पीछे जाके देखेंगे। मैं हाँ, थोड़ा सा इससे आपसे, मैं चूंकि हुई मेरा थी। उस विषय में दिलचस्पी है, आप देखिएगा, मैं उसको फिर उसमें करूँ बताऊंगा, है ना। मैं देखता हूँ, मैं रोज एक प्रोग्राम करता हूँ ग्लोबल अफेयर्स पे दुनियादारी के नाम से। मेरे ख्याल से कई स्टेटमेंट इस प्रकार के रहे हैं उसमें ना, बीच में भी रहे हैं। जब ये बांग्लादेश में कुछ अब एक अटैक हुआ था हिंदुओं के ऊपर, तो यहाँ पे जो चीज़ें उस प्रकार की रही थी। अगर ठीक है, हमारे लॉजिक एक्सप्लेन करें। हाँ। लॉजिक ये है कि सरकार अफगानिस्तान को लेकर चुप क्यों है, यही तो आपका क्वेश्चन है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्यों? मुझे ये लगता है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करे। अब तक तो तालिबान से लुका छिपी करके जो हमारे पास में जो जानकारी है, जो हमने जितना देखा है, वो उससे बातचीत भी कर रहे थे। अब अगर तालिबान के खिलाफ जाए तो किस हिसाब से जाए, और अगर उसके साथ में रहे तो यहाँ पे उसका होता विरोध। यानी कि जो उसका चेहरा है सरकार का, जो सत्ता का जो चेहरा है, वो तो हिंदूवादी चेहरा है। तालिबान का अब तक विरोधी करते आए हैं। 2014 और 15 में मोदी ने स्पष्ट कहा था कि कोई बैड तालिबान गुड, यानी तालिबान के ऊपर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड है, उनको यूट्यूब पे शायद होगा वो, है ना, उसके बारे में कहा था। उस समय जब प्रमुखता से कहा था, तो आज वो चुप क्यों है? सबसे बड़ी बात ये होती है, वो उस पर तालिबान पे इस पर रुख क्यों नहीं रख पा रहे हैं। तो क्यों नहीं रख पा रहे, ये तो सत्ता ये बताएगी ना। तो हमें भी अब सत्ता के हिसाब से ही यहाँ चलना है, सत्ता को देखना है कि भाई उनको संबंध रखने हैं या नहीं रखने हैं। हमारे हिसाब से तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, जो कि पाकिस्तान की पाठशाला में जाकर उसका पालन पोषण हुआ है, वहाँ से पोषित हुआ है ना, जिसका कि कोई सिविल सोसाइटी में कोई उसका कोई जो है उसका योगदान नहीं होना ये चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उसने आक्रमण करके जो अफगानिस्तान पे जो जिस प्रकार से बंदा बना लिया, सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, उस पर सरकार इस पर रुख अपना क्यों नहीं रख रही है? ये तो पूछा तो जाएगा ना, ये क्यों नहीं, मतलब हम लोग क्या करें? अब हम, आपके हिसाब से क्या रुख होना चाहिए शर्मा जी? बिल्कुल इनको कंडम करना चाहिए। अच्छा, अफगानिस्तान हमारा हमेशा हमारा मित्र रहा है, दोस्त रहा है, हमारे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, तो सरकार को क्या इसी वजह से तो नहीं कि हमारे वहाँ पे इतने निवेश हो रखे हैं, हमने बांध बनाए, संसद भवन बनाया, सब चीज़ें बनाई, तो उनको लग रहा है कि वर्केबल रिलेशन रहे, क्योंकि जब IC 814 हुआ था तब वर्केबल रिलेशन नहीं थे। देखिए, इन्वेस्टमेंट आज से तो चल नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि अचानक एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों। तालिबान के जाने के बाद ही तो इन्वेस्टमेंट हुए हैं। नहीं, तालिबान के जाने के बाद हुए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अभी की सरकार ने की है, ये तो पहले से ही चलते आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो रेगुलर चल रहे हैं। हाँ, ये हम लोगों को देश के अंदर लगता है कि ये मोदी सरकार, ये मनमोहन सरकार, विदेश के लिए वो भारत सरकार है, एक सातत्य में है। वही मैं कह रहा है ना? हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी सर, आपसे मेरा एक बड़ा पॉइंटेड सवाल है, जो मैंने अभी सांसद जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूँ। मैं जब इतना बड़ा रहा हूँगा, है ना, थोड़ी सी राजनीति की समझ आई, तब से मेरे को पता है कि वेस्टर्न यूपी की अगर एक डिमांड है कोई, तो वो है हाई कोर्ट की बेंच।
हाँ वकील साहब, सही कह रहा हूँ, है ना? क्या दिक्कत क्या है बेंच बनने में? वो कह रहे हैं मैंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सांसद जी ने ये भी कहा कि जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे तो वो वहाँ पर भी एक बेंच की मांग कर रहे थे, आगरा में भी एक बेंच की मांग चल रही थी। प्रोसेस क्या होता है बेंच बनने का, कहाँ दिक्कत है? उनका ये कहना है कि बार का इतना दबाव है इलाहाबाद में जज साहिबान के ऊपर कि वो बेंच बन नहीं पाती, वो एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला होना। चूंकि आप उस सिस्टम से आ रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा है, इसका प्रोसीजर तो बहुत टिपिकल है। जब तक यूपी की गवर्नमेंट अपने उसमें विधानसभा से पास नहीं करती, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, फिर वहाँ से पास हो तब जाके बेंच बनने का प्रोसीजर होता है पूरा। मतलब वो विधानसभा से होना, उसमें कोर्ट का कोई कोर्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। हाँ। कोर्ट का कोई रोल नहीं है। कोर्ट का रोल तो केवल इतना है कि वो चीफ जस्टिस की कंसेंट लेते हैं। अगर ये कुछ करेंगे, चीफ जस्टिस की कंसेंट होगी तो तब बेंच बनने का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये तो हो गई टेक्निकल बात, क्यों नहीं बन पा रही प्रैक्टिकल बात? अब आपने खुद ही बताया कि जो पूर्वांचल की जो एडवोकेट लॉबी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों के उसमें प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। और अभी जैसे यहाँ के अब ये वकील साहब बैठे हुए सब जानते हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी है। हम भी चाहते हैं बेंच बने, हम भी मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन बन इसलिए नहीं पाती क्योंकि पॉलिटिकल विश नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि हम लोग ऐसे आंकड़ों की भरमार देखते हैं और उन आंकड़ों को देख के आक्रांत भी हो जाते हैं कि साहब इतने करोड़ केस पेंडिंग हैं, इतने लाख केस पेंडिंग हैं, इतने कमी है ये सब। तो और एक ये भी हम देख रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम और उन सब के बीच एक फ्रिक्शन चल रहा है सरकार और जुडिशरी के बीच। उस पर आपका क्या सोचना है? कैसे आएंगे बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स ताकि चीज़ें थोड़ी सी स्मूदन? जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए तो ये है कि देखिए इतने पॉपुलेशन ज़्यादा है, केसेस इतने ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो जब तक वो नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक तो केसेस का कम होना बहुत टिपिकल है, मुश्किल है। तो नंबर ऑफ कोर्ट बढ़ाए, नंबर ऑफ कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस और जजेस की नियुक्ति को लेके जो बहुत सारी बातें आती हैं वो अलग इशू है। उसमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि सब उससे केसेस की पेंडेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, क्योंकि आप जुडिशियल फील्ड से हाँ, जुड़े नहीं, हैं, इसलिए मैं उस पर भी आपकी राय चाहता हूँ। नहीं तो किस चीज़ पर? ये जो जजों की नियुक्ति है, जैसे लोगों ने कहा कि साहब जैसे एक ऑल इंडिया पुलिस सर्विस होती है ना, ऑल इंडिया वैसे ही एक मेडिकल सर्विस होनी चाहिए, इस तरह की मांग होती है, एजुकेशन सर्विस भी होनी चाहिए। तो वैसे क्या एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सब कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर होते हैं। बाकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी उसके लिए तो कोई उसके लिए तो होता है। हाँ, वो तो अलग सिस्टम है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऑल इंडिया जजेस की मांग कभी कभी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से होता है कि IAS कैडर का IJS भी हो, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। IJS लेवल पर जो है स्टेट लेवल में सिलेक्शंस और अपॉइंटमेंट्स होते हैं। आप के पास सबका हिसाब किताब है सिंघल साहब, है ना? आप बुज़ुर्ग भी हैं शहर के और CA भी हैं, है ना? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि चूँकि CA का सबसे ज़्यादा साबका पड़ता है कारोबारियों से और इन सब लोगों से ज़्यादा पड़ता है, एक बिज़नेस सेंटिमेंट को लेके बड़ी बात होती है ना, कि बिज़नेस सेंटिमेंट अच्छा है ख़राब है। आपको कारोबारियों से बात करके क्या लग रहा है अभी आज की तारीख में स्थिति क्या है? पैंडेमिक से हम उबर रहे हैं या अभी तो नहीं उबर रहे, मतलब प्रोसेस चल रही है, बट काफ़ी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। एक चीज़, लोगों के पास थोड़ी लिक्विडिटी जो है मेंटेन कर रहे हैं वो, जैसे आपके पास रोक के रख रहे हैं थोड़ा। पेमेंट्स का एक बहाना हो गया है पेंडेमिक का, कि पेंडेमिक चल रहा है, अभी ख़त्म हुआ है, अभी बिज़नेस की हालात ठीक नहीं है। वो वजह सिर्फ यही है, अपने पास लिक्विडिटी थोड़ा रोक के चलना चाह रहे हैं, थोड़ा फ्यूचर जो है अनसर्टेन है उस वजह से। GST को लेके बड़े पोलराइज्ड व्यू आते हैं। कई कारोबारी मुझे मिले, कल मैं गाज़ियाबाद में था, शहर में इस्लाम नगर वगैरह इलाकों में, उन्होंने कहा साहब उसकी वजह से जो भी एक पैरेलल इकॉनमी थी, कैश में काम था, वो सब हो गया। कुछ कारोबारी मिले, बोले नहीं जी बहुत बढ़िया है, सब रिफॉर्म हो गया, अब तो बड़ा इजी रहता है, एकदम सब इंटरनेट पे हो जाता है। आपकी क्या राय है GST के बारे में? GST आप उदाहरण देके बता सकें कि कैसे और बेटर हो सकता है? बेटर तो थोड़ा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आएगी तो टीथिंग प्रॉब्लम तो आती हैं उसमें, और उसको ठीक करने में टाइम भी लगता है। अब जैसे हमारा इनकम टैक्स का जो है पोर्टल, वो 7 जून को ठीक होना था, अभी तक नहीं हुआ। हमारे CA साहब भी कल हमको यही बता रहे थे,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये तो, और इन्फोसिस जो वन ऑफ द मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है वो हैंडल कर रही है इसको। कहाँ हैंडल कर लेकिन पा रही है single साहब? कहाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो हैंडल कर रही है बट फिर भी हैंडल नहीं हो रहा उनसे। अभी कल ही जो है उनका स्टेटमेंट फिर आया है कि जी 15 सितंबर जो है तब तक जो है आप ठीक कर दीजिए। फिर उसके बाद डेट आएगी नहीं? अब उसके बाद फिर डेट आएगी। लास्ट डेट जो है उन्होंने 30 सितंबर दी हुई है जो प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरह की टीथिंग प्रॉब्लम जो है शुरू में आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा एसएससी या बिजनेस क्लास के लिए सोचना चाहिए क्या कि सुझाव देंगे? क्या सोचना चाहिए? जो मतलब उसमें जो कमियां हैं वो जल्दी पूरी करनी चाहिए। और थोड़ा सा दूसरा बता पाएंगे ना, सरकार के जब मैं नुमाइंदों से मिलता हूँ, मंत्रियों से, कहते हैं भाई आप बताइए, लोगों से पूछ के क्या कमी है हम उसको ठीक करेंगे। तो आप बताइए क्या कमी है, उदाहरण देके आप बता सके कि ये चीज़ फिक्स की जानी चाहिए। अब ये जीएसटी का एक्चुअली मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जीएसटी में काम नहीं कर रहा हूँ। अब इनकम टैक्स में जैसे पोर्टल के ऊपर कुछ भी आप, एक तो नया पोर्टल हो गया, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है उसको समझने के लिए। अब उसमें कई चीज़ें काम नहीं कर रही तो आप मतलब ऑपरेट कैसे करेंगे, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। फिर ऑपरेट हो भी जाता है एट टाइम्स कि वो ऑपरेट हो गया, फिर जो है बैकफायर कर जाता है। कुछ आप चूँकि इनकम टैक्स के सी साहब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आयुष जैसे यंग इन्वेस्टर भी होंगे, तो आप उनको कोई एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की भी टिप देना चाहेंगे? कैसे सबकी एक ही होता है कि साहब हमारा टैक्स बचा दो, हमारा टैक्स बचा दो। मेरे सी साहब तो कहते हैं आप ये प्रार्थना करो कि आप खूब टैक्स दो, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी खूब कमाई हो। वो एक पुरानी कहावत है ना, या खुदा मेरी इनकम बढ़ा। हाँ। तो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी ज़्यादा जाएगा। तो जैसे नौजवान हैं जो आयुष जैसे, जो एक किसी चीज़ पे आपको लगता हो बहुत कॉमन चीज़ हो जिस पे ध्यान ना देते हो, नए नौकरी वाले जिस पे वो ध्यान दे सकते हो। मैं तो माफी चाहूंगा, एक तो मुफ्त में सलाह दे रहा हूं। नहीं सलाह की मुफ्त। सारे प्रोफेशनल्स से ऐसे बस एक तो अपना काम जो है जो भी करें थोड़ी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसमें। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हर तरीके का काम हर आदमी कर सकता है। एक्सपर्टीज़ अगर होगी तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इनकम और अच्छी इनकम होगी। टैक्स के लिए क्या करें? तुमने इनकम टैक्स भरा है कभी? वो तो TDS कट जाता है। रिटर्न फाइल किया है। बस रिटर्न फाइल करते हैं। कई बार रिटर्न फाइल भी नहीं करते हैं, वो TDS कट गया, छुट्टी हो गई। तो रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। चलिए, सिंगल साहब की सलाह है। पुष्पेंद्र जी, आप चूंकि लंबे समय तक वेस्ट यूपी देखते रहे हैं, किस करवट बैठती दिख रही है पश्चिमी यूपी की पॉलिटिक्स? जैसी पूरे यूपी या देश की चल रही है वैसा ही है? क्या सिर्फ तात्कालिक गुस्सा है या कहीं गहरे रिजेंटमेंट है? 2017 और 2019 में तो कमोबेश एक जैसा पैटर्न दिखा, 19-20 सपा बसपा के साथ आने के बावजूद है। आपको अभी का क्या माहौल लग रहा है मेरठ और आसपास के इलाकों का? आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हाँ जी। सौरभ भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी जिज्ञासाएं जो है वैसी हैं जैसे पूरे देश की और सारे पत्रकारों की चल रही हैं, और सभी ये पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पर क्या हाल है। हाँ। और ये सवाल बहुत वाजिब है। हाँ। ये सवाल आपका इसलिए वाजिब है कि इसका एक कारण किसान आंदोलन भी है, क्योंकि उसका गढ़ यहाँ से बहुत पास है, जहाँ पे वो हो रहा है, केंद्र बिंदु बना है, और जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इस समय नेतृत्व दिखाई दे रहा है वो भाकियू का दिखाई दे रहा है। और भाकियू का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ, और निश्चित तौर पे जब कोई चीज़ वहाँ होती है तो वहाँ ज़रा ज़्यादा मजबूती से फैलती है। उसका ढांचा भी बनिस्बत और जगह के मजबूत होता है। तो हर एक के मन में ये सवाल चल रहा है कि इसका असर क्या होगा। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी धारणाएं भी बताई, अपना अनुभव भी बताया, लेकिन मुझे लगता है कि लोग कहीं चूक कर जाते हैं। उसका उदाहरण है अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुए पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें और सबको देखें तो ऐसा लगेगा कि कोई अंतर ही नहीं आया, और सारे जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं और मेंबर्स भी सारे ब्लॉक प्रमुख भी उनके बन गए। लेकिन शायद ये अर्ध सत्य है। उसका सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि एक तो ये चुनाव डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट चुनाव थे, और उसमें भी जो नंबर्स थे
चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के बीडीसी मेंबर्स हों या जिला पंचायत के। मेरी नज़र में उसमें बहुत बड़ा अंतर था और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अगेंस्ट में उसमें मत दिखाई दिया था। चूँकि ये चुनाव धन बल से और सत्ता के बल से लड़ा जाता है, इसलिए शायद वो इतने ज़्यादा पदों पर काबिज हो गए। यहाँ पे और भी विद्वान बैठे हैं, वो भी कहेंगे, और मुझे लगता है कुछ लोग सहमत होंगे इस बात से, कुछ लोग नहीं होंगे, पर ये मेरी अपनी गणना है कि इसे अगर बीजेपी जीत मानती है तो ये एक भ्रम है, और इसको जीत बताना भी भ्रम है, जीत मानना भी भ्रम है। उसी को अगर मैं दृष्टिगत रखूं तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर बदलाव, एक खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर बज रही है। मुश्किल है, खतरे की घंटी है। अब जो तालिबान का मुद्दा और इस तरह के कुछ सांप्रदायिक मुद्दे अगर आ गए चुनाव आते आते, तो हो सकता है कि वैसा ही ध्रुवीकरण फिर से होने लगे जैसा कि अभी तक होता रहा है। अगर और थोड़ा जी, और प्लीज। सीधा सवाल पूछ लेता हूँ जी, प्लीज। बिना किसी शब्दों के हेरफेर के। कई लोगों की रीडिंग इस मूवमेंट की ये है, जैसे मैं गाजियाबाद के गांव में घूमा, वहाँ भी जी जी और पत्रकारों से या जो हमने अलग की, साहब ये एक किसान नहीं है। डोमिनेंट पेजेंट कास्ट का आंदोलन बन गया है ना, उनकी अना का आंदोलन बन गया है, और उनका इशारा था जाट समाज की तरफ। तो उन लोग कई कुछ लोगों की थ्योरी ये थी कि अगर पोलराइजेशन होगा तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होगा, और वो बोले कि आप लोग ज़्यादा दिखा रहे हो मीडिया में, वैसा है गांव गांव में उसकी चर्चा उतनी ही है, और फिर ये सब भी गिनाया जाने लगता है कि देखिए साहब गन्ना पेमेंट कितना हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब तक पोलिंग डे आएगा, जिसको हम लोग अपने न्यूज़ रूम में डी डे बोलते हैं, तब तक और मुद्दे भी आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर या दूसरी चीज़ें, या आपको लगता है कि यही एक डोमिनेंट इशू रहेगा इस पूरी बेल्ट में, सहारनपुर से नीचे तक? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब डी डे आता है तब तक परिस्थितियां चेंज होती हैं, हर एक की रणनीति हो रही है, दांव पेच भी बहुत चले जाते हैं, और ये तब तक उतना टिकाऊ बना रहे मुद्दा, मुझे भी इस पर संदेह है। लेकिन जो आज तात्कालिक जब हमने बात की, आज अगर आप जाके देखें तो जो नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो भाजपा के लिए चेतावनी, खतरे की घंटी है। वो उससे कैसे पार पाएंगे, ये उनके रणनीतिकार जाने, ये उनके रणनीतिकार जाने। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, किसान संवाद का आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह अपने नेताओं को भेज रहे हैं गाँव में, ताकि वो जाके काउंटर पंचायतें करें। उसी के एक हालिया बात थी कि 14 अगस्त को एक विधायक गए थे और गढ़ में सिसोली में गए थे, वहाँ पर हमला हो गया। अब उसको देखने के भी अलग अलग नज़रिया हो सकता है। आप जिस चश्मे से देखेंगे उसी चश्मे से वो दिखाई देगा। आपने संवाद करना था, सब चीज़ें करनी थी, लेकिन क्या उसके लिए सिसोली को चुना जाना सही था? क्या ये पंगा लेना नहीं है? अगर पश्चिमी यूपी की भाषा में बात करें तो ये पंगा लेना नहीं है। क्या आप उनके गढ़ में ही जाके कर रहे हैं? आप और जगह पंचायतें करते रहिए, और जितना आप इसमें भावना या लड़ाई टकराट करेंगे तो ये मुद्दा उतना ही जिंदा रहेगा चुनाव तक। अच्छाई ये हो कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इसे भूलते रहें और दूसरी बातों पे ध्यान केंद्रित करें। जितना वो इसकी आग लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इसका नुकसान इन्हें ही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिफोर आई मूव टू अदर पैनलिस्ट। जब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं वेस्टर्न यूपी की, तो सबसे यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं वो नज़र आते हैं चौधरी चरण सिंह, है ना। उसके बाद फिर कल्याण सिंह जी, जिनका हाल में देहांत हुआ, वो भी 2 दफ़ा, और अगर वो जगदम्बिका पाल वाला प्रकरण जोड़ दें तो 3 दफ़ा वो भी मुख्यमंत्री रहे। तो चौधरी साहब की जब हम पॉलिटिक्स देखते हैं कि किस तरह का कास्ट मोबिलाइजेशन और एग्रेरियन, किस तरह के किसानों के मुद्दे रहे, जो वो कहते भी थे कि एक आँख खेत पे रखो, दूसरी दिल्ली पे रखो। लेकिन अब जब उनके सेकंड सक्सेसर आ गए हैं पॉलिटिकल लाइन में, तो हमें जो आज का उनका जो दल है राष्ट्रीय लोकदल, उसका क्लाउड बहुत छींचता नज़र आता है। 2014 के चुनाव, 2017 के चुनाव, फिर 2019 के चुनाव। चौक चौपाल पे चर्चा में तो डोमिनेंस दिखता है आज भी, कि वो थोड़ा तगड़े से अपनी बात कहेंगे सब चौधरी साहब, लेकिन इलेक्टोरली वो नहीं दिख रहा है। वो जो एक अजगर फार्मूला, फिर मजगर फार्मूला, वो सब ध्वस्त होता है। आपको पुष्पेंद्र जी क्या लगता है कि ये राष्ट्रीय लोकदल के डिक्लाइन की वजह क्या दिखती है आपको? आपने खुद ही इतना अच्छा बोला कि वो अपने आप में बहुत व्याख्या करता है कि कब कब क्या क्या हुआ। अब सवाल ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसे कैसे देख रही है। उससे पहले हमें एक चीज़ और याद रखनी होगी कि इसके पराभव के कारण क्या बने। अगर आप देखें तो 2013 में जब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ, उससे पहले तक
रालोद की शक्ति इतनी क्षीण नहीं हुई थी। उसकी अपनी दायरा जरूर सिमटता रहा। चौधरी चरण सिंह के समय पे जो पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजता था, और जो आपने अभी अजगर का नाम लिया, तो वो सिर्फ जाटों की पार्टी या एक उसकी पार्टी नहीं थी, किसानों की, दलित मजदूरों की पार्टी थी। एक बार उन्होंने उसका नाम भी भाकीपा रखा था और दमकीपा भी रखा था एक बार नाम, इसीलिए रखा था कि वो दलित मजदूर किसान पार्टी उसका नाम था। अब धीरे धीरे वो चाहे वो दूसरे और दलों का हो, उसमें कांग्रेस का भी नाम ले सकते हैं, पहले उनका भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, ब्राह्मण होते थे और वो जीतते चले जाते थे। ये धीरे धीरे मंडल की राजनीति पर दृष्टि डालनी होगी, उसके बाद डालनी होगी, वोट बैंक हर एक के बिखरते चले गए। लेकिन अगर हम फिर से पुनः रालोद के इसी एरिया में वापस आते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण बना था सांप्रदायिक दंगा मुजफ्फरनगर का, जिसके बाद से हिंदू मुस्लिम में एक बहुत बड़ी खाई आई। जो उनका वोट बैंक था वो जाट और मुस्लिम वोट बैंक था, तो मुस्लिम और जाट छिटक गए और हुआ नतीजा ये हुआ कि दोनों ही छिटक गए और बहुत कम पर चले आए। फिर जब गठबंधन में लड़े तब भी जीत नहीं पाए। इसी वजह से नहीं जीत पाए कि फिर जो आपने अभी एक शब्द किया था कि जो काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, इसका भी नतीजा देखने को मिला। हालांकि अब इधर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन या किसान आंदोलन और उसके साथ उनकी हमदर्दी, प्लस जो सुनने में आ रहा है कि सपा के साथ उनका गठबंधन होने जा रहा है, तो हम लाख बातें करते रहे विकास की और सब चीज़ों की, लेकिन वोट अभी भी जातीय समीकरण से लड़ा जाता है यहाँ चुनाव, और जीता भी शायद उसी पे जाता है। तो अगर उस आंकड़े को और उस गणित को देखने लगेंगे तो ऐसा लगता है कि रालोद को अच्छा अवसर इस बार मिल रहा है और वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, आप से मैं सबसे पहले तो मेरठ के मुद्दों के बारे में जानना चाहूँगा। इस रीजन के कमिश्नरी के और इस शहर के क्या मुद्दे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, बिजली, क्या हाल है बिजली का? 3-4 घंटे का कट है रफली, और पहले कितना था? कुछ सुधार हुआ है या बिगड़ी है? जो 2017 में जो लास्ट ईयर था बिफोर इलेक्शन, जब डिस्पेंसेशन चेंज हुआ, तो उसके जो लास्ट 6 मंथ्स थे उस टाइम बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी थी। अखिलेश यादव जी के टाइम, लास्ट के 6-7 महीने, उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहा। बट ऑफ लेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये शहर की बात बता। शहर की, ज़िले की, या आई मीन वेस्ट यूपी की। फिर सबसे बड़ा है, हमने ये चीज़ तो सुनी कि बिजली महंगी हो गई, लेकिन बाकी जगह बिजली को लेके इसके उलट फीडबैक मिला। यहाँ पे तो प्रॉब्लम है। अगर आप वर्नाकुलर देखें, वर्नाकुलर देख, तो अभी तुरंत ही हो गया, सामने ही हो गया। वर्नाकुलर्स देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, राइट। हिंदी के अखबारों में हाँ, जिक्र में आता रहता है। सेकेंड इज़ कि जो टाइम से इमेमोरियल से जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो है नालों की सफाई। शहर की बात, शहर की बात, यहाँ पे तो ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है। बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि मेरठ का पर से बात करेंगे तो यहाँ 4 या 5 नाले हैं। ब्रिटिश टाइम से वही सारा यहाँ का सीवरेज ले जाते हैं। फर्दर जो कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो नई कॉलोनीज हैं उसमें लग गया है, या कुछ जो आउटर मेरठ बना है उसमें लग गया है। जो डेंस मेरठ है या डाउनटाउन एरिया जिसे बोलते हैं, जहाँ आबादी है, वो आज भी नालों में उसका सारा की सारा वो जाता है। फिर स्ट्रे कैटल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, स्ट्रे कैटल का बहुत वो हैगा, काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैंगे। ये हमारे तरफ भी हमारा पशु की बहुत समस्या। बहुत स्ट्रे कैटल है। मतलब माल रोड है मेरठ में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटोनमेंट है, तो वहाँ यह कहा जा सकता है इंडियंस अलाउड नहीं है बट डॉग्स अलाउड है। दैट वाज अ सेइंग अंटिल इंडिया गॉट या। बट अगर आप अभी माल रोड पे जाएंगे इसी वक्त ही, तो आपको हर्ड ऑफ कैटल मिलेंगे। पशुधन खूब है इफरात में। हाँ, फर्नल भी हैं उसमें, ऑक्स भी है, एंड ऑल दीज है। रोड्स का तो एनक्रोचमेंट, रोड्स जो सिविक सिस्टम है वो बाय एंड लार्ज फेलियर है। बिकॉज हम लोग बड़े हुए एक स्टोरी टेलिंग पे, कि एक राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, उस स्टोरी टेलिंग पे बड़े हुए। तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है पॉलिटिशियंस एज वेल एज ब्यूरोक्रेट्स का, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल नेता हो चुका हैगा। आप जाएंगे, आपको प्रभावशाली हैं उठ के मिलेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, और प्रभावशाली हैं जैसे आप हैं तो आपको गेट तक छोड़ने आ जाएंगे। अच्छा। बट व्हेन इट कम्स टू ब्रास ट्रैक्स, किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो ज़ीरो है, ज़्यादातर माइनस में है। डॉक्टर साहब, मेरी एक उत्सुकता है। मैं एक देश के बहुत ही
विद्वान चुनाव उत्तर प्रदेश को लेके बहुत उत्सुक थे, तो उन्होंने हमसे बहुत चीज़ें पूछी, अपनी भी बताई ऑब्जर्वेशन। फिर जब ये आवारा पशु का है, तो जैसे हमारे बुंदेलखंड में भी ये बहुत समस्या है, सड़क पे बैठे हैं, सब चीज़ें हैं। और मेरठ तो चूँकि कम्युनली भी सेंसिटिव माना जाता है, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन और सब लोग भी बड़े हल्कान रहते हैं कि साहब सब ठीक रहे हैं। बुलंदशहर में वो कांड हुआ था, मुरादाबाद में कुछ कुछ होता रहता है, तो चिंता लगी रहती है। और यहाँ पे चूँकि स्लॉटरिंग का और वैसे मीट एक्सपोर्ट का काम भी है, तो एक वो भी दूसरी तरफ रहता है। ये जो आवारा पशु का मसला है या जैसे ड्रेनेज का मसला है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा चुनावी कवरेज में कि ये उस विधानसभा या उस चुनाव का सबसे डोमिनेंट मुद्दा हो कि साहब आप छोड़ो कि आपका गोत्र क्या है, आपका धर्म क्या है, प्रदेश में क्या हुआ, देश में, आप तो ये बताओ हमारे शहर का। तो मैं तो कई बार म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में भी देखा है कि सारे मुद्दे म्यूनसिपैलिटी के नहीं रह पाते हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको? आप तो सोसाइटी के बहुत सारे तबकों से पुष्पेंद्र भाई ने जैसे अभी कहा ना कि कास्ट बेस्ड इक्वेशन है उत्तर प्रदेश में। हाँ, जब लेट मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब कैन ऑफ बम्स का खोला मंडल कमीशन का, उससे पहले शांत थी चीज़ें, बट जब मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बिल्कुल खोला, कैन ऑफ बम्स निकल आए सारे के सारे मंडल कमीशन से, अनटिल देन 32-33 ईयर्स में ये बहुत रैम्पेंट हो गया। अभी तो जिसको आप कैन ऑफ वर्म्स कह रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग जो सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं वो तो अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं कि साहब उनको जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, है ना, ओबीसी, इट्स नॉट कास्ट इट्स क्लास, उनको उनका ड्यू मिला और उसके लिए वो काका कालेलकर कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, मंडल कमेटी के कमीशन के रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। वो केवल उनका जैसे बेसिकली अ पर्सन इज सेल्फिश, तो जब सेल्फिश होके आप बात करेंगे कि एवरीबडी इज सेल्फिश, तो वो वाली चीज़ निकल के आएगी। मैं ये नहीं कहता कि ओबीसीज़ को या माइनॉरिटीज़ को उनका जो भी कुछ जो रिजर्वेशन के दायरे में है उनको ना मिले, बट अगर मैं आई एम अ पर्सन जिसको मुझे एक बार मैंने अवेल कर लिया अपना रिजर्वेशन, तो मेरे चिल्ड्रन दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इट। दादा लाई पोता बढ़ता सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक परिवार है तो वहाँ पे 7 जनरेशन या 6 जनरेशन सिविल तो आप कह सर्विसेज। रहे हैं कि उसका जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज किया जाना चाहिए। करेक्ट। ठीक बात है। हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे मेडिकल कुंडली बताइए क्या होती है, तब से मेरे दिमाग में चल रहा था ये कुछ रोचक है। बेसिकली क्या है कि बीइंग ए डॉक्टर मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं अपने जो कंट्री है, अपना गांव है, शहर है, उसके जनता को स्वस्थ रखूं। ये मेरी एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी, जिसकी मैंने एजुकेशन ली है। तो उसी के मद्देनज़र मैं, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हूँ, पैथोलॉजी वो चीज़ है हमारी मेडिकल साइंस की जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, और वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से डिजीज स्टार्ट होती है, और एंड वो वहाँ करती है जहाँ वो जब सिम्टम लेके जाती है, जैसे बुखार हुआ, पेन हुआ, वहाँ हम एंड हो जाते हैं, वहाँ पैथोलॉजी ख़त्म हो जाती है कि वहाँ सिम्टम साइन स्टार्ट हो जाते हैं, हो गया, दिख गया। और उससे पहले हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि वो कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो उसी में मुझे विचार आया, अभी 3 साल पहले मैं बैठा हुआ था अपने क्लिनिक के अंदर, तो एक 21 साल की एक लड़की आई मेरे पास, उसकी 6 महीने पहले मैरिज हुई थी। तो मैरिज हुई तो वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद क्या है कि एक एंटीनेटल केयर प्रोफाइल होती है जिसमें कि हम उसकी हेल्थ का चेकअप करते हैं और उसमें कुछ बेसिक इन्फेक्शन ना हो उनका टेस्ट करते हैं, जिससे कि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को स्प्रेड ना करे वो बीमारी। जैसे कि उसमें HIV है, HB हेपेटाइटिस है, और एक सिफिलिस बीमारी होती है। तो हाँ, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें उसका HIV पॉजिटिव आया, और हम जब एक स्पाउस का उसमें पॉजिटिव आता है तो हम उसके सेकंड स्पाउस का भी टेस्ट करते हैं, तो देखा कि उसका पॉजिटिव आया। और HIV एक ये बीमारी, हाँ, 6 महीने पहले शादी हुई उसकी, और ये जो HIV है ये 99.99% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। रेयरली ये प्रिक से होगी, रेयरली। लोग बाग घबराते हैं कि इससे हो जाएगी, मैंने आज तक नहीं, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है। दूसरा कि एक दूसरा इसका एक सोर्स बनता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, वो भी रेयर है, वो भी रेयर है, बहुत उसके बहुत ही कम चांसेस हैं उसके। तो मैक्सिमम ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब क्या था कि उस टाइम मेरी बेटी भी 21 साल की थी, वो लेडी हार्डिंग में MBBS कर रही थी, इस टाइम मौलाना आज़ाद में वो MS कर रही है।
तो मुझे कहीं ना कहीं वो लड़की में मुझे अपनी लड़की दिखाई दी, और वहीं मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे HIV के, उसकी पूरी लाइफ, उसकी फैमिली, उसका कैसे होगा। तो वहीं बैठे बैठे मेरा एक स्लोगन बना कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का HIV टेस्ट कराएं, असाध्य रोग से मुक्ति पाएं। राइट? तो मेडिकल कुंडली में सिर्फ HIV टेस्ट? नो 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 नो, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या है कि मैंने, क्योंकि थोड़ी थी 3 साल पहले मैंने साइकिल भी स्टार्ट की, साइकिलिंग स्टार्ट की, और 1 दिसंबर को क्योंकि हम वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने यहाँ RG इंटर कॉलेज है, उसकी 200 लड़कियों को लेकर साइकिल से मैंने एक रैली, अवेयरनेस रैली निकाली। और उसके बाद मैंने इसी मैसेज को लेकर फर्स्ट यहाँ से मेरठ से मसूरी की साइकिलिंग की, और धीरे धीरे मैं चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे शिमला हो, चाहे मसूरी हो, चाहे नैनीताल हो, जयपुर हो, अयोध्या हो, ब्रजभूमि हो, मैंने सब, ये चल रहा है मेरा ग्रेजुअल। तो उसी में आपने एक नाम सुना होगा, थैलेसीमिया जी। अगर बहुत सिंपल सा टेस्ट है, अगर मैरिज से पहले लड़के लड़की का बहुत मुश्किल से 700-800 रुपये की जांच में उसका ये पता लग जाएगा कि इन जो ये बच्चे हैं, इनकी जो अगली जनरेशन है, उसमें थैलेसीमिक पेशेंट होगा कि नहीं होगा। अगर सिंपल सा ये टेस्ट हो जाए तो इस टाइम लाखों की संख्या में जो हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं वो बॉर्न होने बंद हो जाएंगे। और आपने उस केस में फिर उन लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए? उनकी या तो बच्चा ना करें वो, हाँ। है ना, या उनको अवॉइड कर देनी चाहिए, 2 ही चीज़ है। अदरवाइज वो एक अनहेल्दी, हाँ, अनहेल्दी। अब मैं क्योंकि किसान का बेटा हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो 51 साल मेरी उम्र हो रखी है, तो मैं देख रहा हूँ गांव के अंदर। कितनी हो रखी है? 51। सही सही बताइए, आप ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं गंभीरता दिखाने के लिए हैं? अब ये तो भाई साहब बताएंगे। अंदर से लेकिन आप भी खुश हो रहे हैं, बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है, यंग दिखते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, ये तो मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं यंग बना रहा हूँ, नहीं, और मैसेज भी यही दे रहा हूँ। मैं इवन अपने डॉक्टर्स को देता हूँ ये मैसेज। मैं डिफरेंट IMA का मेंबर हूँ, मैं लास्ट सेक्रेटरी भी था। इस टाइम स्पोर्ट्स कमेटी है जो हमारी नेशनल की, उसका मैं लास्ट ईयर अपने यहाँ का। अच्छा। अभी मैं स्पोर्ट्स जो हमारी कमेटी है नेशनल, उसमें हम नासिक में ओलंपिक करा रहे हैं 27 अक्टूबर, डॉक्टरों का डॉक्टर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें। तो हाँ, तो थैलेसीमिया वाली बात। हाँ, हीमोफीलिया है, G6, बहुत हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत है। और इवन मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ आपको, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इस टाइम एट प्रेजेंट, जो न्यूली वेडेड कपल है उनके सेपरेशन बहुत हो रहे हैं। अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनकी उस टाइम और थोड़ा सा हम वो एक मेडिकल डॉक्टर के टच में आ जाए, तो मैं, थोड़ा खोल के बताइए। आज की तारीख में क्या है कि हर कोई आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है, उसको अपना फ्यूचर प्लान कुछ नहीं पता, उसको हेल्थ का प्लान कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, बस सिर्फ वो जॉब कर रहा है तो मैं भी करूं, वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ना उनको उठने का पता है ना जागने का पता है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम हो रही है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। मेरे एक जानकार रिलेटिव, 2 बच्चे IIT IIM पढ़े हुए, दोनों साथ साथ बहुत, और उनकी मैरिज हुई, और मैरिज के बाद 1 साल के बाद उन्होंने ये कहा कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, जो कि बचपन से साथ साथ रह रहे थे। और ये छोटी छोटी बीमारी है। क्या था एक उसका रीज़न, कि जो हमारी मदर है, आज की मदर, हमारी मदर नहीं, हमारी मदर तो बहुत, अगर स्कूल नहीं जा रही तो पीटती थी। जो आज की मदर है, जो मैं नोटिस भी कर रहा हूँ, वो ओवर प्रोटेक्टेड है अपने बच्चों को लेकर, बहुत ज़्यादा, स्पेशली बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। ओवर उनको ऐसा हैंडीकैप्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जीवन में वो इतनी प्रॉब्लम से घिरेगा कि वो अपने पैरों चल ही नहीं सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल, आप बच्चे को, ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको दूध दे रहे हैं आप, लेकिन आप वो एक 25 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, तब भी आप उसको दूध दे रहे हैं, तो उस बच्चे के माइंड के अंदर तो ये हो गया कि ये फीमेल का काम है दूध देना। तो वो अपने जो पार्टनर है, इक्वली एजुकेटेड है, इक्वली क्वालिफाइड है, उससे भी वही उम्मीद कर रहा है। अब उसको वो कैसे, उसके साथ साथ वो ऑफिस जा रही है, उतना ही वो अर्न कर रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा अर्न कर रही हो, तो वो कैसे उसको गिलास दे सकती है, उसको भी तो चाहिए गिलास। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े कारण बन रहे हैं। तो ये अगर इनिशियल स्टेज में हम थोड़ी सी इनके ऊपर कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू। बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, जिसको कहते हैं ना हासिल महफिल, हैं? तो अब आप ये
आप भी अपने लेखों में इस चीज़ का जिक्र लाएंगे मेडिकल कुंडली, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं बहुत आप सबसे अपील करूंगा कि मैं जहाँ रुका हूँ मैं देख रहा था कि एक फैमिली आई हुई थी और वो चाय सुड़कते हुए वो डिस्कस कर रहे थे जो केटरर हैं उनसे कि अच्छा स्टार्टर में क्या क्या रहेगा। तो शादी एक बड़ा उत्सव होता है, हम लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, सोशली भी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कंपेटिबिलिटी हो कि भाई एक चले जाएं, सारे जांचें करवा लें और ये भी देख लें कि बाद में पछताने से तो हाँ, तो आप लोग भाई मेडिकल कुंडली ज़रूर बनवाएं। और अब हमें कोई शादी का कार्ड देने आएगा तो हम उससे ज़रूर पूछेंगे। हाँ, ऐसे ही भाई होगा, उससे बोलने से तो होगा नहीं। जैसे अभी मैं सिर्फ दहेज का पूछता हूँ बाबूजी कि दहेज तो नहीं ले रहे हो, हाँ, तो अब ये भी पूछने लगूंगा। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, इट्स वंडरफुल जॉब। नहीं, और इसको मैं आयुष जी ये अलग से भी ये वीडियो जाना चाहिए, है ना? आप तो तुरंत समझ गए होंगे, है ना? साइंस है, ये हमारे साइंस एडिटर हैं, तो इनका ये कहना है। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लड़का है, IIT से पढ़ के आया, लेकिन उसको लगा कि साहब रेगुलर नौकरी क्या करनी, देश को बताना साइंस क्या है। तो ये साइंस के विषयों को, साइंसकारी के नाम से एक प्रोग्राम आता है ललन टॉप में, तो कहता है जी संस्कारी हैं तो अच्छी बात है, साइंसकारी भी होना चाहिए। सुना है? हाँ, मैं आपका जो है ललन टॉप फॉलो करता हूँ। आप फॉलो करते हैं? ये या बहुत खुशनसीबी की बात मैंने है। भी कोई यूट्यूब पर डाला है अच्छा, सिविल सर्विस के बच्चों के लिए। क्या बात है, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ और नेशनल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल स्टडीज और नेशनल स्टडीज़ नेशनल अफेयर्स के बारे में दोनों, इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैं करीब 70 वर्ष का हो गया हूँ। 70 वर्ष। जी जी अच्छा, और पहले आप प्रशासनिक अधिकारी जी रहे, जी। अभी लेखन में से अभी लेखन करता हूँ, थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ, बहुत सारे सामाजिक कामों से जुड़ा हूँ। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, प्लांटेशन है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये जो सुनिधि जुड़ी हुई है हमारे साथ, डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर अनुभूति जो है। तो थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है पढ़ाई लिखाई के अलावा शाम का वक्त मैं उसी के लिए लगाता हूँ। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ प्रभात जी, और आप में से भी कोई अगर उस सवाल के जवाब में जोड़ना चाहे तो प्लीज़ बता दीजिएगा। कुछ हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो उनका एक बड़ा कंसर्न था कि वेस्टर्न यूपी में जो पानी है वो बिल्कुल बैठता चला जा रहा है। आपने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र किया तो ध्यान आया। और इस पर भी बात हुई कि साहब क्रॉप पैटर्न तो बदलना पड़ेगा जी, है ना? बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जो किसान हैंड टू माउथ है उसको आप समझाओ कैसे, और सरकारें उसमें इंसेंटिव कैसे लेके आए। आप तो उसको बोल रहे हो कि जी भाई तुम अब तक जो 100 साल 200 साल 400 साल से करते रहे उसको बदल दो, जी जी है ना? जी। पहले हरित क्रांति आई, नहरें आई, तो आपने कहा धान उगाओ, गेहूं उगाओ, अब आप कह रहे हो कि साहब गन्ना ना उगाओ, या ये ना उगाओ, वो ना उगाओ। तो कैसे होगा प्रभात जी? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, और हमारी दिक्कत क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना वो एकदम एकेडमिक हैं, उनका कोई सीधा संबंध जो है किसानों के साथ नहीं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का। अगर हम इस गैप को, इस ब्रिज को थोड़ा ठीक कर दें, ये जो गैप है ना बहुत बड़ा, इसके बीच कोई ब्रिज नहीं है। आप जैसे साथी, हम लिखते हैं इस पर, पुष्पेंद्र जी लिखते हैं इस पर, क्योंकि पहले सिर्फ मैं टेररिज्म पर लिखता था। अच्छा। लेकिन जब से मैं रिटायर हुआ मैंने बहुत सारे विषयों को छुआ, इनके अखबार के लिए भी लिखा, बहुत सारे अखबारों के लिए मैं लिखता रहता हूँ अभी भी, नेशनल पेपर्स के लिए भी। मेरे विषय यही होते हैं। आतंकवाद तो एक बहुत बड़ी समस्या, अभी तालिबान की आपने बात की, लेकिन उससे बड़ी समस्या अंदर का तालिबान है, जो अंदर जो है ये जुनून पैदा हो रहा है, पागल पैदा हो रहा है धर्म का हमारे अंदर, वो कभी नहीं था हमारे नेशनल मूवमेंट में, ये अभी थोड़े दिन की देन है। इस पर भी बात करनी चाहिए। हम महिलाओं पर बात करते हैं कि तालिबान बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, 5 करोड़ लड़कियों का हम गर्भ में कत्ल कर चुके हैं, सब जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं सवाल को, हरियाणा और सब जो है कहाँ पर, तो हम अपने पर बात क्यों नहीं करते हैं? पड़ता है जैसे हमारे जो मित्र विदेश में हैं, तो मैंने बड़ी उत्सुकता से, हमारी मित्र हैं साथ में पढ़ी, साइंटिस्ट हैं, तो मैंने पूछा फिर तुम लोगों ने नाम सोचा कि लड़का होगा तो क्या रखोगे, लड़की होगा तो क्या होगा? तो वो हंसने लगे, बोले ये इंडिया में होता है कि तुम्हें जेंडर बताया नहीं जाता क्योंकि तुम लोग मार देते हो। बोले हमें तो यहाँ जैसे ही वो तय होता है कि जेंडर क्या है एम्ब्रियो का, तुरंत बता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई मारता नहीं है जान के कि लड़का या लड़की, तो उनको डिलीवरी से पहले ही पता था कि उनके बेटा होने वाला या बेटी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरी बेटी भी नीदरलैंड में रहती है, नेदरलैंड में रहती है ना, आज का साइंटिस्ट है, वो भी फिजिक्स में काम करती है, जैसे माइक्रोचिप्स पर। हम जाते हैं वहाँ पर, वो कहती है आपके यहाँ तो, हम तो बड़े पागल देश में रहते हैं जहाँ पर लड़कियों को मार दिया जाता है, कोई सोच ही नहीं सकता। तो मेरा मतलब तालिबान के ऊपर तो हम बात करें, उनके जुल्मों पर बात करें, इससे ना रुकें हम,
क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी, वो इंडियन कॉन्टिनेंट की बात है, वो हमारा ही महाद्वीप है। पर वो सारा मामला भीतर के रावण को मारने का है। अंदर जो हमारे अंदर रावण पड़ा है, जो लड़कियों को जान से मार देता है, उस पर भी तो बात करें। ब्राइट बर्निंग पर आप जानते हैं, दहेज आज भी कितनी बड़ी समस्या, आपने अभी जिक्र किया। मैं तो ऐसे साइंटिस्ट भी खोजना चाहता हूँ जो एक ऐसा स्टोव बनाए जो फटे नहीं। क्या बात, क्योंकि क्या मैं देखता हूँ साहब, स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत, बहुत बढ़िया। ये एक परमानेंट कॉलम होता था, कभी एक कभी 2 3। अब तो गैस सिलेंडर फटने लगे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये ऐसा स्टोव कैसा है जो नवविवाहिता के ही सामने फटता है। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी 25-30 वर्ष की विवाहिता या किसी बुजुर्ग, हालांकि तब भी नहीं फटना चाहिए, या किसी पुरुष के सामने नहीं फटा। तो ये कैसा स्टोव है, मतलब उसमें कौन से सेंसर लगे हैं जो नवविवाहिता को देख के है तभी फटता तो है। इस देश लेकिन आप में- मूल विषय पे आए, जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, हालांकि ये बातें महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का जो शोध है और जो जमीन की जरूरत है, उसके बीच में ब्रिज बनाने की जरूरत है। कौन बनाएगा? हाँ सरकार बना नहीं रही। हाँ पत्रकारों के विषय दूसरे हैं, सनसनीखेज। हाँ उन्हें तो जब तक सनसनी ना पैदा करें, उनका काम टीआरपी का मामला बनता नहीं। बुनियादी विषय पर बात नहीं करना चाहते, वो उनके लिए बोर है। किसानों पर बात करना, किसान के पानी पर बात करना, गन्ने की जगह दूसरी फसल उगे इस इलाके में, और किस तरह से वाटर टेबल, अभी ये बड़ा होता है हमारा इलाका। चोया फूटता था, आप जानते हैं चोया शब्द यहाँ पर जाटलैंड में, ये हमारा जेटलैंड कहलाता है ना, हम तो उसे जेट कहते हैं, बहुत तेज है ये। जेटलैंड, हाँ ये जेटलैंड बढ़िया है, जुमला है। इसे जेटलैंड जेटलैंड, क्योंकि उस जेटलैंड में ब्राह्मण भी होंगे, हाँ। खाली जाट नहीं होगा, हाँ। उसमें दलित भी होंगे, क्योंकि सबको तेजी चाहिए। सबको तेजी चाहिए। तो इसलिए जेट हम जाटलैंड कहते नहीं, हमने बंद कर दिया। इन्होंने शुरू किया था पुष्पेंद्र जी ने, हमने इन्हें रोका। मैंने कहा ये जाटलैंड नहीं है, इसको जेटलैंड बनाओ। हाँ, इसको ये तेज तरक्की करनी है। तेज तरक्की करनी है, और ये जो है प्रॉस्परस बने पंजाब से ज्यादा। यहाँ भी गंगा जमुना है, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। क्या बात है, हो रहेगा मिलन हमारा तो। और लेकिन मिलन नहीं हो रहा। हाँ, बैजू बाबा का गाना किसान का और वैज्ञानिकों का मिलन नहीं हो रहा। अब बड़े बड़े वकील बैठे, हमारे दोस्त बैठे हैं बचपन के, ओपी शर्मा साहब, बड़े, आपके बचपन के दोस्त। हाँ स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। ये इनका काम है, इट इज देयर ड्यूटी नाउ। ये तो आपके पाले वकील साहब, ये आपके ये खाली पुष्पेंद्र का काम नहीं है, ये इन सब वकीलों का भी काम है। इन्होंने नेशनल मूवमेंट की क़यादत की है, और आज ये क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं। माफ कीजिए, ये इल्जाम जो है, ये मुल्क का माफियाकरण क्यों हुआ? मैं आऊंगा शर्मा जी, सब मैं नोट कर रहा हूँ। सर आज मुझे बताइए, इस मुल्क का माफियाकरण हुआ है नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। आपके पार्लियामेंट में 243 क्रिमिनल बैठे हैं नहीं बैठे हैं? आरोपी बैठे हैं। हाँ वो क्रिमिनल्स ही हैं, वो तो मैं वकीलों के सामने लीगली सही भाषा इस्तेमाल करूंगा, आरोपी बैठे हैं। वो तो हिस्ट्री सीटर्स हैं। जहाँ 243 वकील बैठते थे, आपको याद कीजिए पहली पार्लियामेंट, बिल्कुल साहब, 243 बड़े बड़े दिग्गज बैठे 250 वकील बैठते थे। वो क्यों बैठे हैं वहाँ पर क्रिमिनल्स? क्यों बैठे हैं प्रभात जी? इसलिए बैठे हैं कि सारा समाज सड़ गया। हाँ, हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो बेच रहे हैं उनको, क्योंकि हम जातिवादी हो गए, हम पागल हो गए धर्म के पीछे। हम इंसान को वोट नहीं देते, हम तो टेम्पो को वोट देते हैं। बड़ा टेम्पो हाई है उसका, टेम्पो जिसका हाई है उसको बस। वोट। तो इन सवालों पर बात की जानी चाहिए। जो गैप है ना, वो ऐसे इंटेलेक्चुअल, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं यहाँ पर, एक से एक दिग्गज है, मैं जानता हूँ एक एक को। ये इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी सिर्फ दौलत कमाना नहीं है। बच्चों को तो दोष दे देते हैं। बताइए हम लोग, हमारे साथी कितना निकलते हैं पब्लिक के बीच में इन सवालों को लेकर। ये शहर जला है कितनी बार, हमने बचपन से देखा है। और हमने इनके अपने बुजुर्गों को, शाहनवाज खां को, जाने कितने नाम लूँ, निकलते देखा दंगों के अंदर, रोकते हुए लोगों को, धर्म दिवाकर जी को। तो वो माहौल क्यों नहीं बनता आज? सांप्रदायिकता पर बात करने से बात नहीं बनेगी, खाली लिखने से भी बात नहीं बनेगी। जो कॉमन आदमी है, जो बरगलाया जाता है, ये मौलिक सवाल हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। इसलिए हमारा लेखन जो है वो खाली सनसनीखेज ना हो, हमारा मीडिया सनसनीखेज ना हो। वो किसानों पर बात करे, वो किसान की ज़मीन पर बात करे, वो पानी पर बात करे। अभी हमने 100 वाटर हार्वेस्टिंग कराई इस शहर में। अच्छा, क्यों नहीं सरकार कंपलसरी करती? क्यों नहीं पनिशमेंट? किसी भी नए मकान अरे का नक्शा आप पूछे यहाँ के कमिश्नर से जाके, मैं जाता था वहाँ, वो थे ना अपने कई सारे, भुवनेश भाई, तेरे जो है तेरे घर में क्यों नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग? कमिश्नर के घर में क्यों नहीं है? पर उपदेश कुशल बहुत है, सारी सरकारी बिल्डिंगों में क्यों वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है? एक वाटर हार्वेस्टिंग 200 मीटर का 2 लाख लीटर पानी बचाता है। और कितने बड़े बड़े बंगले सरकारी अफसरों के क्यों नहीं है? बड़ा लाभ होता है। हमारा एक छोटा सा बाबूजी खेत है, तो हमने उसमें कर रखा है। तो कभी कभी जब मई जून में बिल्कुल पानी की समस्या होती है ना, तो सब बड़ा काम आता है। हाँ, तो जब किसान मर जाएगा इस मुल्क का, खेती मर जाएगी, तो 150 करोड़ होने वाले हैं, कौन खिलाएगा इन्हें?
बताइए मुझे कौन खिलाएगा? चीन खिलाएगा, पाकिस्तान खिलाएगा? फिर तालिबान का पागलपन काम नहीं आएगा यहाँ। तो इसलिए ये मौलिक सवालों को मेरा कहना है, आपसे, आप पत्रकार हैं, मैं भी क्योंकि जुड़ गया आप लोगों से, अखबारों से बाई चांस है। पहले मैं सिर्फ टेररिज्म पर लिखता था क्योंकि मैं उन्हीं जोन्स में रहा हूँ ज़्यादातर। हम तो इसीलिए सनसनी से दूर आपसे बात कर रहे हैं, वरना बहुत आप क्या बढ़िया। करते कि 4 पार्टी के 4 नेताओं को बुलाते, उनके सामने 100 समर्थकों का हुजूम होता, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता, और तब तो की बात ही ना देखिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस कमरे में बैठे हुए हैं, दे शुड लीड सोसाइटी। नाउ क्रिमिनल्स आर लीडिंग दिस सोसाइटी। वी आर सेंडिंग क्रिमिनल्स टू द पार्लियामेंट एंड द जी। मैं विधानसभा। आपके पास आऊंगा, आप अपनी दलीलें तैयार रहिए। बचपन के आपके मित्र हैं, अब मुझे मेरे लिए देखना। के दोस्त हैं, साथ साथ लड़े हम लोग, एक ही मूवमेंट में थे। बार बार जो टीवी चैनल वाले और हमारी गवर्नमेंट इसको बार बार एक चीज़ बता रही है कि जाटलैंड, जाट आंदोलन। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये कोई जाट वाट कुछ नहीं होती, कोई कास्ट नहीं है, ये एक संस्कृति है। आप इस गंगा यमुना के बीच में जो भी है ना, आप देखेंगे उनका सबका कल्चर एक है। आप कोई भी बाहर चले जाए, वो नाम ना बताए, उसको ये कहेंगे कि यार ये तो जाट है। तो हम लोगों को ये इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसी ने मुझे ये कहा कि ये जाटों का आंदोलन है। ये गवर्नमेंट हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्रीच करने वाले लोग हैं, जो मैं देखता हूँ, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे और दूसरे लोग हों, वो इतनी इनकम्प्लीट उनकी एजुकेशन है, इतनी इनकम्प्लीट एजुकेशन है। और मैं एक दावा करता हूँ कि इनकम्प्लीट एजुकेशन जहर है समाज के लिए, जहर है समाज के लिए। तो ये जो इनकम्प्लीट एजुकेशन वाले हैं, चाहे किसी भी धर्म में बैठे हों, इनको बैन होना चाहिए। इनकी किसी बात का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। और टीवी चैनल के ऊपर जहाँ भी कोई भी चीज़ हो, हाईली एजुकेटेड के जो वक्तव्य हैं वो रिलीज होने चाहिए, तभी हम इस समाज के अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात को ज़्यादा वजन दिया। मैं देख रहा हूँ कि जैसे इस मेरठ शहर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी। मैं कोई आदमी स्मार्ट अपने विचारों से होगा, कोई किसी को स्मार्ट नहीं बना सकते। मैं मेरठ को मेट्रो गांव बोलता हूँ। 20 साल हो गए मैं देखता आ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। वो इसलिए चेंज नहीं है कि यहाँ की मानसिकता में चेंज नहीं है। जब तक हम अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे, अपनी दुकान वाला ये नहीं करेगा कि मुझे एनक्रोचमेंट नहीं करना, मुझे यहाँ गंदगी नहीं करनी। अगर जिस दिन ये विचार आ जाएगा, हर शहर, मैं सूरत में रहा हूँ, सूरत कंट्री बहुत, वो शहर बहुत सुंदर है ना। धीरज जी, आपकी पार्टी से जुड़े सवालों के कुछ सवाल और जिसके जवाब पुष्पेंद्र जी ने दिए। जी हाँ, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि राजनीति तो हम सुबह से रात तक करते हैं। ठीक है। मेरठ एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर बन सकता है। मेरठ कैन बिकम द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ यूपी, है ना। इट इज़, आप कह रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ओलंपिक के दौरान देश में खेलों का स्ट्रक्चर, खेलों का कल्चर, हम लोग, हाँ, तो जैसे हम लोग ने हरियाणा का देखा कि वहाँ पे साहब बहुत ही स्कूल के लेवल पे और जगह, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल बहुत बात होती है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए खेल स्कॉलरशिप वगैरह। तो आप चूँकि हॉकी के प्लेयर रहे हैं जी, और आप अलग अलग खेल संघों में सक्रिय रहे हैं, खेल संघों की बदनामी भी बहुत होती है। जी हाँ, होती है ना, होती है, क्योंकि उसमें खिलाड़ी कम रहते हैं। खिलाड़ी कम रहते हैं, नेताजी लोग ज़्यादा रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब इसका हालांकि मुझे किसी ने दूसरा पक्ष भी बताया कि ये कहना बड़ा आसान है जी, नेताजी को भर लिया तो सब खराब कर लिया। पर कई लोगों ने कहा कि यार कई बार ना जो शुरुआती दौर में संसाधन, कुछ बजट तो था नहीं, तो हुआ कि भाई एक फलाने जी हैं साधन संपन्न हैं, इनको ले आओ, तो साथ में संसाधन आएंगे, काम चलता रहेगा। तो हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। आपके हिसाब से जी कैसे सुधरे? क्योंकि हम तो जी खेलने का रहे, टाइम मत वेस्ट करो, कंपटीशन है, बोर्ड है, मतलब खेल को टाइम वेस्ट से जोड़ दिया गया कि साहब इसमें तो कुछ होना नहीं है। तो बड़ा संस्कृति के लेवल पे, जैसे उन्होंने कहा ना कि हम अपना नाली इनक्रोच करते जा रहे हैं और देश की स्थिति पे ज्ञान देते जा रहे हैं। बहुत सही बात आपने कही। मैं शुरुआती यहाँ से करता हूँ। दरअसल समाज में एक बच्चे के लिए उसके चरित्र निर्माण में 2 चीज़ हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक एकेडमिक्स, दूसरा इक्वली सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स। होता क्या है कि हम लोगों ने कुछ स्पोर्ट्स को कभी कभी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अवेयरनेस है, अब लोग बाग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा खिलाड़ी भी हो, और उसमें जो टेम्परामेंट, मैं ख़ास तौर से इस तरफ में ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बच्चे खेल खेलते हैं पढ़ाई के साथ साथ, उनका जो आत्मविश्वास होता है, उनके अंदर जो टेम्परामेंट एक होता है हर चीज़ को फेस करने का, वो बिल्कुल फ़र्क होता है नॉन प्लेयर्स से।
क्योंकि वो हर चीज़ को हारना जीतना बहुत करीब से देखता है और वो लगभग रोज़ हारता है और रोज़ जीतने का प्रयास करता है आगे आने वाले कल में वो उसमें सुधार करने का। तो मेरा तो ये है कि सरकारों की प्राथमिकता आजकल कुछ हो सकता है कि कास्ट बेस्ड कुछ एक वोट हासिल करने का एक शॉर्ट टर्म गेम हो। हाँ, तो पिछले 30-40 साल से दिख रहा है। जी हाँ ये है। और जो हमारी प्राथमिकताएं सरकार की होनी चाहिए, जो समाज में एक स्थान। तो बस में चले धीरज जी, मैं हर प्राइमरी स्कूल में एक योग का टीचर और एक स्पोर्ट्स का टीचर कंपलसरी कर दूंगी। 1 घंटा तो जी खेलना ही है, नंबर मिलेगा वरना नंबर नहीं मिलेगा जी, ऐसा होना चाहिए। एकदम मजबूत बच्चे निकले। और एक जो आपने एटीट्यूड की बात कही, वो खेलेगा तो आप उसको लेक्चर थोड़ी दोगे कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है। उसको दिख रही ना टीम रोज बिल्ड होते हुए। बिल्कुल यही है, यही चीज़ है। हाँ जी, अनुभूति जी, आपका प्रभात जी ने जिक्र भी किया है ना। मेरी चिंता ये है कि हमेशा ऐसे किसी भी कमरे में महिलाएं इतनी कम क्यों होती हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा? हम लोग रैलियों में जाते हैं, महिलाएं कम, है ना। दफ्तरों में जाते हैं, महिलाएं कम। और मैं आपकी क्या कहूँ, मेरी टीम में ही देखिए, ये एक लाइन प्रोड्यूसर, एक कैमरा पर्सन और एक मैं, 4 पुरुष। हालांकि हमारी टीम में ठीक ठाक महिलाएं हैं, पर उस रेशियो से मैं भी खुश नहीं हूँ। वजह क्या है इसकी? इसी पर मैं 2 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। जब संसद में और विधानसभा और इसमें आप देखिए पॉलिटिक्स में भी क्या 33% कोटा मिल पाया है महिलाओं को। और जितना भी समाज में है आज भी महिलाओं का नंबर बाद में ही आता है। और अभी भी आप देखिए कि जैसे कि स्टार्ट हुआ है तो महिलाएं बाद में ही आई हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं से ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से महिलाएं पुरुष। ये है कि सेक्सिज्म का जवाब रिवर्स सेक्सिज्म नहीं हो सकता कि नहीं राम जी, वो जो एक भाव है ना कि नहीं साहब महिलाओं को सबसे पहले, वो तो एक क्रम है, अभी पुरुष भी बाकी हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, जैसे आपने 33% रिजर्वेशन की बात कही, तो ये तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, दफ्तरों में भी होना चाहिए और विधायिका में भी होना चाहिए। पर कई लोगों ने कहा इसकी आलोचना करते हुए कि साहब पंचायत में दिया तो है, वो लिखा होता है प्रधान पति, प्रधान पुत्र, ऐसे बड़ा सा इश्तिहार छपता है, उसमें कहो महिला का सिर्फ नाम हो, फोटो ही ना हो, फोटो उनके जेठ की, देवर की, दादा की, ये सब रहे। तो ये कैसे बदलेगा कल्चर? पढ़ेगी महिला तो बढ़ेगी महिला, बनेगा सशक्त समाज। तो जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपने बताया कि वहाँ पे सेक्स का बताते ही नहीं है, मेल और फीमेल का, जेंडर का बताते ही नहीं है, तो इसी तरह से ये इंडिया में जिस तरह की आप न्यू जनरेशन अब देख रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन को, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उनके लिए बेटा बेटी बराबर हैं। तो सबसे पहले ये एजुकेशन ही है जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलवाएगी। तो जिस तरह से ये नई जनरेशन जो आएगी इसमें ये आपको रेशो कम होता दिखेगा, और ये हो भी रहा है। ये तो एक कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जहाँ पे महिलाओं को समानता का अधिकार देना वो चाहते ही नहीं हैं। चारपाइयों पर बैठ के इलाके ऐसे हैं नहीं, हर जाति के लोग बैठे होते हैं, तो हम सोशल, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं, सारी। शर्मा जी ने भी कह दिया है कि यही नारी शक्ति है। चारपाई पे बैठ के वो फरमान सुना देते हैं। किसी भी महिला के साथ अन्याय होता है तो कुछ पैसों के बदले उनको न्याय दिला देते हैं। तो ये तो कदापि अनुचित ही एक वो चली आ रही है प्रथा हमारी। लेकिन शहरों में स्थिति बहुत बदल रही है। मैं 10 साल से सोसाइटी में वर्क कर रही हूँ, तो 10 साल पहले जो गिनी चुनी 3-4 NGOs होती थी, अब चाहे हमें देख के ही कह लीजिए आज 350, 400, 500 NGOs खुल गई हैं। हर महिला ऑर्गेनाइजेशन इसका एक आप कह रहे हैं कि तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए यस, एक रास्ता वहाँ से भी खुलता है कि शहरों में जो है। बिल्कुल। और मेरठ हमारा, आई थिंक आप पूरे यूपी में भी अगर निकालेंगे रेशो, तो मेरठ में महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। चाहे वो एक दूसरे को बीट करने के लिए ही आगे आती हैं, चाहे वो लेग पुलिंग करने के लिए ही आगे, को बीट करने के लिए आगे। हाँ, कंपटीशन की प्रवृत्ति बहुत है, बहुत खतरनाक तरीके का फील्ड है यहाँ पे, लेकिन इट्स गुड। इससे पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरठ में। क्यों नहीं है? मेरठ में क्या, कहीं पे भी राजनीति में लड़कियां, जैसे कोई नौजवान लड़की मिले, किसी ने कहा जी बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा पॉलिटिशियन।
पॉलिटिक्स का सीधा सीधा संबंध महिला के कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग बिग या कुछ बड़ा तो आपको बहुत सारे पायदानों से पार करके आगे आना पड़ेगा। अगर आपके पीछे कोई गॉड फादर या गॉड मदर का बैकअप नहीं है तो आपको बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देते हुए आगे बढ़ना है। और अगर कोई 10 में से 2 महिलाएं ईमानदारी से पहुंच के आगे पहुंच भी जाती हैं तो बोलने वालों का एक पीछे इतना बड़ा तबका होता है कि वो हर कोई नहीं सहन कर सकता। पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भी बचते हैं कि नहीं मेरी बेटी है नहीं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, मेरी बहू है नहीं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, तुम घर में रहो, बेटा है। मतलब ये एक चला आ रहा है पीछे से, प्रावधान ही चला आ रहा है। महिला ये मैं बाय द वे ये जोड़ दूं कि इससे पॉलिटिक्स की बात नहीं है। लड़कियां कहीं भी तरक्की करती हैं ना तो उनकी तरक्की को कमज़ोर करने के लिए एक बड़ा आसान सा औजार है कुछ लोगों के पास, हाँ, कि उनके कैरेक्टर पे। बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से पक्का। और ये जो र्यूमर्स होते हैं ये हमेशा र्यूमर्स ही रहते हैं। अगर आप सही कदमों से आगे बढ़ेंगे तो बहुत शालीनता और बहुत इज्जत के साथ नाम बनाते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल आप ऐसा कोई सब लोग बोलते हैं कि उनका हेरेसमेंट होता है, महिलाओं का ये होता है। टचवुड 10 साल से मेरे को तो कोई हेरेस करने वाला मिला नहीं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं। आपका शायद एक बोलने का तरीका, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखिए कि नोबडी कैन टीज यू, नोबडी कैन से एनीथिंग विद यू। तो मतलब मैं यही चाहूँगी कि बने सशक्त, बोल्ड बने। ऐसा नहीं होता है कि कुछ जातियां ही हैं जिनकी महिलाएं बोल्ड हैं। समाज में आए, अच्छे चरित्र के साथ निर्माण करें सशक्त समाज का। ठीक बात है। और पहला वुमेन फुटबॉल मैच भी इसीलिए मैंने मेरठ में करवाया था। इतिहास का पहला मैच था कि उसको देखने के बाद बहुत लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे निकल कर आई हैं। और यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी की हम खोलने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें किरण रिजिजू को बुलाना चाह रहे थे हम, लेकिन कोरोना की वजह से अब वो कानून मंत्री बन गए हैं, है ना। तो अब देखते हैं आगे। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपको उनको बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जी बन जी गए। बिल्कुल। भाई अनुराग जी हैं, यहाँ मेरठ में लड़कियों के फुटबॉल के लिए कुछ आयोजन हो रहा है और जो भी लड़कियाँ इसको देख रही हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, आपके घर में लड़कियाँ होंगी, है ना, तो ये मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है। 2-3 चीज़ों पे बड़ा जोर रहता है लड़कियों के मामले में। एक तो वो शारीरिक रूप से खूब सक्षम हो। जो खेल का घंटा है वो सिर्फ धीरज जी लड़कियों के लिए ना हो, लड़कों के लिए ना हो, लड़कियों के लिए भी हो, है ना। मजबूत हो, दौड़ें, बैडमिंटन, स्विमिंग, फुटबॉल, जो खेलना है खेलें। और जब खेलेंगे तो आपको अपना आहार भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। तो बढ़िया लोटा भर दूध है और बादाम, सिर्फ पहलवान लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी मजबूत रहें। और पढ़ाई करो, क्योंकि जब आर्थिक रूप से मजबूत रहोगी तभी सारी मजबूती का फ़ायदा है। ठीक बोल रहा हूँ अनुभूति जी? चलिए सर, बहुत इंतज़ार किया वकील साहब आपने, तो आप ही पर पहले आते हैं। ये आपके जो मित्र हैं प्रभात जी, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने, वकीलों ने, जो कि बुद्धिजीवी समाज का हिस्सा हैं और इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक समृद्ध परंपरा रही है उसमें उन्होंने आगे बढ़ के लीड किया है। तो आप लोगों ने लीड करना बंद कर दिया, तो पहले जहाँ इतने वकील बैठते थे वहाँ पे अब इतने क्राइम के आरोपी बैठते हैं। क्या ये स्थिति क्यों आ गई? एक्चुअली आपने देखा होगा और अंदाज होगा आपको जब पीछे की तरफ देखेंगे कि आज से 25-30 वर्ष पहले क्रिमिनल पॉलिटिकल क्षेत्र के लोगों से बड़ा अलग रहता था जी। और वो जो क्रिमिनल होते थे वो पॉलिटिकल लोगों पे सिर्फ इतनी सिफारिश कराने के लिए आते थे कि साहब हमको ज़रा पुलिस से बचा लीजिए, हमको एनकाउंटर हो जाएगा उससे बचा लीजिए, हमको पुलिस के टॉर्चरिंग से बचा लीजिए। और वो थाने के 2-2 किलोमीटर तक दूर तक रहता था। और पॉलिटिकल लोग जो होते थे उस वक्त के, 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो सिर्फ इतना करते थे कि क्रिमिनल को क्रिमिनल के तरीके से ट्रीट करें, कानूनी रूप से उसको जो भी सज़ा है दें, लेकिन उसके साथ कोई जाति ऐसी ना हो कि जो कानून के विरुद्ध हो, संवैधानिक दायरे के विरुद्ध हो। अब क्रिमिनल्स का, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने पीएचडी भी किया उस पर। मेरे से वाइवा में एक सवाल पूछा था लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर पड़थवाल ने जी, और मुझसे यही सवाल पूछा था कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हाँ कैसे हुआ। जी।
तो मेरा जवाब था कि सबसे पहले पॉलिटिकल सर्किल में जी क्रिमिनल्स को पनाह देना और क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाने का काम हमारे सम्मानीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया। जी कमलेश पाठक नाम का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, औरैया जिस कमलेश पाठक औरैया भैया आप औरैया वाले कमलेश पाठक की बात कर रहे हैं? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इटावा बात। और जब वो हेलीकॉप्टर से मुलायम सिंह जी के साथ उतरा SLR लिए हुए नॉन लाइसेंसी, तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आप जैसे बहादुर पत्रकार ने मुलायम सिंह से सवाल किया, तो साहब ये कमलेश पाठक आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिमिनल्स को देश की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा हूँ। और जब क्रिमिनल पॉलिटिकल लीडर्स के संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि हमने यदि किसी को कह दिया कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे आप, तो वो चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये नेता हमारी वजह से सत्ता का उपभोग कर रहे हैं और हमारी वजह से ये लोग सत्ता में हैं, राजनीति में ये अपने सब ऐशो आराम पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते। और उसका उन्होंने फिर वही किया कि नेता लोगों से संपर्क में आके उन्होंने कहा कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और जब वो चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ या तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा तो वो उनके धन, बाहुबल, शक्ति बल और क्राइम, जान माल, उसके डर की वजह से चुनाव छोड़ गया या चुनाव हार गया या खड़ा नहीं हुआ। इस तरह से आज से 30 वर्ष पहले से पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन शुरू हुआ और आज कोई भी पार्टी नहीं बची है कि जो क्रिमिनल्स को अपने साथ नहीं रख रही है या सत्ता में उनका उपभोग नहीं कर रही है, उनका सहयोग प्राप्त नहीं कर रही है। और यही वजह है कि आज क्रिमिनल, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, आज बल्कि ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो यहाँ तक कहा था, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, मोदी नगर में एक मीटिंग में कहा था, मुझे खूब याद है, कि 40 मुकदमे उन पर थे क्रिमिनल क्राइम के। तो उन्होंने कहा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, अदालत से इन मुकदमों का क्या ताल्लुक, जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और MLA बनाया है, तो मेरे क्या मतलब मुकदमों का और इनके सबका। और आज आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग, चाहे वो योगी जी हों चाहे कोई और हों, सब लोग अपने लोगों के मुकदमे वापस करने के लिए एक आदेश पारित करते हैं कि सरकार इन मुकदमों को वापस ले रही है। मुजफ्फरनगर दंगे का भी मामला शामिल है, उसमें और बहुत सारे मामले शामिल हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का दखल आया है, सुप्रीम कोर्ट का अभी दखल आया है 15 दिन पहले ही आपने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माननीयों के विरुद्ध जो मुकदमे लंबित हैं उनकी अनुमति कोर्ट से बजाय हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी कि ये मुकदमा वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से ये वर्तमान CJI आए हैं, तो ऐसा मुझे लगता है, एज एन एडवोकेट भी कह सकता हूँ, मैं एक नागरिक के हैसियत से भी कह सकता हूँ, कि ऐसा लगने लगा है कि इस वर्तमान CJI के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट देश की, डॉक्टर रमन्ना के उसमें है, ये सुप्रीम कोर्ट अब लोकतंत्र के बचाने के लिए देश की बहुमूल्य जो धरोहर है उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। और अपने जजमेंट भी हम देख रहे हैं जो आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सही मायने में आम हित और जनता हित की बात करने के लिए सजग हैं और वो इस काम को कर रहे हैं। तो अब इस पे भी बात आएगी कि जितनी भी संवैधानिक प्रणालियां हैं, जितने भी संवैधानिक आपके संगठन हैं या जितने भी संवैधानिक चीज़ें हैं, उन पर भी
बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमला हो रहा है। हमला होने से मेरा मतलब क्या है? जस्टिस बोबड़े एक पर्टिकुलर पार्टी की मोटरसाइकिल पर बैठ कर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। सीजेआई पर्टिकुलर पार्टी की पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पर बैठ कर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। नागपुर की बात है, जहाँ के वो रहने वाले हैं। आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं, आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलेंगे नहीं। हालांकि मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्या सीजेआई आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ जब से सुप्रीम कोर्ट आपका उसमें आया है, प्रैक्टिस में आया, कभी ऐसा हुआ? कभी हाई कोर्ट के जजेस ने ऐसा कुछ किया? तो ये साबित करता है कि किस तरीके से जुडिशरी आज भी दुनिया में और देश में जब कभी आदमी व्यथित होता है, परेशान होता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसके साथ दिक्कत होती है, तो वो जुडिशरी की तरफ देखता है और वो ये समझता है कि मुझे अदालत में न्याय मिलेगा। और जब अदालत में ही उसे न्याय ना मिले तो क्या होगा? सर, एक आप रिकॉर्ड के लिए, आपका जब आपकी बातचीत शुरू हुई तो आपका नाम मैंने नहीं पूछा था। डॉक्टर ओपी शर्मा एडवोकेट के नाम से मुझे जानते हैं। अच्छा, वो आपके जो मित्र थे वो कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कह सकते हैं आप मुझे। हालांकि 2019 में मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया था पार्टी ने, लेकिन वो चेंज हो गया। पार्टी के अपनी तरीके हैं और यही वजह है। देखिए, मैं बहुत दिनों बाद एक सौम्य राजनीतिक व्यक्ति से मिला हूँ जिनका कद इतना ऊंचा है कि लोकसभा का टिकट मिला, पर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हैं। अब तो शर्मा जी टिकट क्यों कट गया? थोड़ा सीधी बात उसको करते हैं आपके चैनल को। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इतना के बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप किसी भी टॉपिक पे आप उससे बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल कर सकते हैं, एजुकेशनल सवाल तो सुनिए शर्मा जी। अच्छा, एक बार क्या होता है कि मुझे मतलब ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं बहुत छोटा था तब मेरे दादाजी का देहांत हो गया, 2-2.5 साल का रहा हूँगा। तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि ईश्वर कैसे कंपनसेट करता है कि उसने कहा अच्छा तुझे बचपन में दादा की डांट नहीं मिली तो अब तू पत्रकार बन जा, तुझे फील्ड में खूब बुजुर्ग मिलेंगे जो बताएंगे भी और थोड़ा थोड़ा हड़काएंगे भी, हैं? तो चूंकि आप बुजुर्ग कहने से नाराज होते हैं, इसी बात से नाराज होते हैं और किसी बात से नहीं, अरे नहीं, मैं तो अगल बगल के लोगों के लिए कह रहा था। आप तो नहीं होते हो ना बाबूजी? हैं? अगल बगल। हाँ, मैं आऊँगा प्रभा। हाँ, आते उन पे भी आएंगे। कहाँ सब की मैं सब। शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, माइक पे जवाब देना है। शर्मा जी, चूँकि आप बड़ा खुल के बात कर रहे हैं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, तो अब लोग प्रभावित भी होंगे कि साहब देखो हमारे देश के नौजवान बुजुर्ग कितना खुल के बात कर रहे हैं। अरे हम आपको नौजवान के साथ बुजुर्ग नहीं बोलेंगे तो घर में चाची और सब लोग नाराज हो जाएंगे। बुजुर्ग जो बोल रहे हैं इसको हटा लीजिए, नौजवान ही नौजवान तो मेरे मेरठ शहर के नौजवान वकील डॉक्टर शर्मा चूँकि इतना खुल के बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो आगे के सवालों के भी खुल के जवाब देंगे। टिकट क्यों कटा? टिकट मिलना भी एक इत्तेफाक ही है आप, और कटना भी एक इत्तेफाक ही कह सकते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस का जवाब है, खुला जवाब नहीं है। हमें पता है लोकसभा के ऐसा है कि लामबंदी होती है। मैं आपको बताऊं कि मेरा पॉलिटिकल लाइफ, जैसा भाई प्रभात जी ने बताया कि छात्र जीवन से रहा है। छात्र जीवन में भी मैं सतपाल मलिक जो आज गवर्नर हैं जी, उनके साथ 24 दिन जेल में रहा मैं मेरठ में। क्या किया था? हिंदी बचाओ अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में। जी, किस जब दौर की वो बात मेरठ कॉलेज, ये 1967 और 69 की बात है। उस वक्त जब हम जेलों में रहे तब किन पार्टियों में थे आप लोग? तब हम SYS कहलाती थी, समाजवादी युवजन सभा। हाँ। और समाजवादी ये प्रसोपा या सरसोपा? ये आपको कभी लोहिया वाहिनी तो अभी बनाई है मुलायम सिंह जी ने। लोहियावादी तो थे, हमें इसीलिए पूछे। लोहियावादी ही थी उस वक्त। लोहियाई समाजवादी विचारधारा के सजग प्रहरी थे उस वक्त। और हम छात्र जीवन में सबसे पहले उसी समय ये आपके जनेश्वर मिश्र जी रहे होंगे। जनेश्वर मिश्र जी रहे, ये सीनियर, ये समाजवादी थे। तो हम लोग SYS से जुड़े हुए थे। हालांकि कोई मेंबरशिप वगैरह ऐसी नहीं होती थी कि कोई कागज़ में पर्ची कट रही हो और मेंबरशिप ली हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन SYS इसको चला रही थी। देवव्रत मजूमदार होते थे बनारस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, SP राणा होते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट। मैं यहाँ देवनागरी पॉलिटेक्निक का
प्रीमियर था उस वक्त, सतपाल मलिक मेरठ कॉलेज के प्रीमियर थे। बलराम तिवारी मेरे ख्याल से रहते थे, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं सपा से बाद में, वहाँ सिद्धार्थनगर तरफ के। अच्छा, मुझे ध्यान है, मैंने लोहिया जी की एक पुस्तिका पढ़ी थी, तो वो BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं के प्रेसिडेंट थे, तो वो वहाँ भाषण देने गए थे, तो वही पूरा छपा था। मतलब बहुत सीनियर लीडर्स थे, और आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हमारे नहीं हैं जो हमारे लीडर थे उस वक्त थे। तो हम तिहाड़ में भी रहे, मेरठ जेल में भी रहे, और हमारे साथ जनसंघ के लोग भी और लोकदल के लोग भी, समाजवादी लोग भी, सब MLA वगैरह सब बंद रहे। नहीं, उसके पहले मैं 67 की बात कर रहा हूँ। तो आंदोलन में हम लोग साथ रहे। अब मैं मेरा एक चरित्र कहिए या मेरा एक सोच कहिए या ये कहिए कि मैं बहुत जल्दी अपने संबंधों को नहीं बदलता, और मैंने राजनीतिक विचारधारा के रूप में कांग्रेस को स्वीकारा, क्योंकि मेरे फादर मैं तो आँख जब से खोली तो मैं कांग्रेसी था, क्योंकि अरे मैं कांग्रेसी से मतलब मेरे फादर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे नेहरू जी के टाइम में। तो इसका मतलब है जब पैदा हुए हैं तो हेरिडिटी में जो चीज़ मिल रही है वही है ना। तो समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मानता था। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बड़ा उल्टी बात हो गई। यही बता रहा हूँ कि ये भी एक नारा हम लोग लगाते थे, प्रभात जी गवाह हैं इस बात के, कि समाजवाद आएगा, कांग्रेस लाएगी, ये सब चीज़ें नौजवान लाएगा। ये सब समाजवाद की जो आज परिभाषा आप करने लगेंगे तो कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो सबको समान रूप से, एक रूप से सब अवसर देने की विचारधारा रही है। और सबसे बड़ी विचारधारा उसकी ये है कि सभी नहीं, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं कांग्रेसी बना तब से। उसके बाद तो संजय गांधी का रिजिम आया, बाद इंदिरा गांधी के बाद फिर संजय गांधी ने अपना सत्ता पर, हम यूथ कांग्रेस के लीडर थे जिस वक्त संजय गांधी। आप लोगों का भी खूब जलवा रहता होगा, हमने सुना है संजय गांधी के दौर में यूथ कांग्रेस के लोगों का ही जलवा रहता है। नहीं, संजय गांधी से पहले हमारा जलवा था। संजय गांधी से तो मेरी लड़ाई हो गई थी। क्यों? और यही वजह रही कि मुझे आज तक टिकट नहीं मिला कांग्रेस का। मेरी संजय गांधी से लड़ाई सिर्फ विचारधारा को लेकर हुई थी कि उसने मुझसे 2 सवाल पूछे। इंदिरा गांधी जब थी और 80 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था संजय गांधी ने, सफाई अभियान और ये परिवार नियोजन का अभियान। थोड़ा सा डेडलाइन गड़बड़ हो रही है, 80 में नहीं, वृक्ष लगाओ। 75 में इमरजेंसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम, फिर 5 सूत्री, उसमें ये सब था। दिया था ना वो, जब इमरजेंसी में ये प्रोग्राम दिया, इंदिरा गांधी उस वक्त थी सत्ता में, तो यूपी के बहुत सारे युवा कांग्रेस के लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। अच्छा। और उस मीटिंग में दिल्ली में हुई थी, दिल्ली प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो मैं लड़ाई की मतलब बात वैसे ही बता, लड़ाई से मतलब है कि मेरा मतभेद उनसे हुआ। उनसे ही सीधी सीधी बात उन्होंने हमसे पूछा, जैसे सब लोगों से बात कर रहे थे, आपने कितने पेड़ लगाए? उन्होंने कहा मैंने 10 लाख पेड़ लगाए। किसी ने कहा आपने कितनी नसबंदी कराई? हमने कहा साहब मैंने 2000 नसबंदी करा दी, मैंने 5000 नसबंदी करा दी, ये करा दिया, वो करा। अब मेरा नंबर आया, मैं भी ऐसे ही बैठा था जैसे आप आए और पूछने लगे। तो संजय गांधी ने पूछा आप बताइए मेरठ में आपने कितनी नसबंदी कराई? मैंने कहा 38। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये जो जब लोग कह रहे हैं ना, ये सब सही नहीं कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नसबंदी नहीं करा रहा है। आप कह रहे हैं लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा यदि नसबंदी नहीं कराई तो, बस का परमिट रिन्यू नहीं होगा कि यदि नसबंदी नहीं कराई तो, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी यदि सरकारी कर्मचारी नसबंदी नहीं कराई तो ये ज़बरदस्ती वाली नसबंदी है। अपनी मर्जी से कोई नसबंदी या परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। और माइनॉरिटी में इस बात को लेकर के भारी भ्रांति फैल गई है कि जिसकी नसबंदी हो जाएगी वो मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं ये हमारी पार्टी के लिए नुकसान दे रही हैं और हमारी पार्टी का इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपका सुझाव क्या है? मैंने कहा मेरा सुझाव ये है कि आप शिक्षित करें लोगों को ये बताएं कि छोटा परिवार रखने से क्या लाभ है और बड़ा परिवार रखने से क्या दिक्कतें हैं। तो ये बताएंगे, लोगों के कैंप लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो इसका कोई लाभ होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है और बताइए। मैंने कहा और आप पूछिए जो आपको पूछना हो। तो मैंने कहा एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने कहा संजय जी जिस दिन से आप यूथ कांग्रेस में आए हैं, आपकी गाड़ी के सामने और पीछे
केंद्रीय मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की टोली चलती है ये दिखाने के लिए कि कौन आगे है और कौन पायलट कर रहा है। और यूथ कांग्रेस का जो वर्कर है, यूथ कांग्रेस का जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो बैरिकेड के पीछे खड़ा हो रहा है और झंडा हिला रहा है कि मैं यूथ कांग्रेसी हूँ। तो यूथ कांग्रेस की पहचान यदि आपको करानी है तो आप यूथ कांग्रेस के लोगों को, जो वहाँ का अध्यक्ष है, जिले में आज जाते हैं, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो पदाधिकारी है, उसको डाइस पर बिठाइए ताकि उसकी ये पहचान बने कि ये मेरठ का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। आप मेरठ गए, मेरठ में मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा आप कब आए और कब चले गए। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मैं अध्यक्ष था मेरठ का, तो मैंने कहा इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो ये सब चीज़ यहाँ के अच्छा कमलनाथ वाज स्टैंड ऑफ दैट टाइम ऑफ संजय गांधी, उनके दून स्कूल के साथी थे। कमलनाथ सुझाव अच्छा है इनका, नोट कर लीजिए। और हाँ, मुझसे बोले कि आप लखनऊ चले जाइए, मैं फ़लाँ तारीख में वहाँ पूर्व का कोई पूर्वांचल का गोरखपुर या कहीं जा रहा हूँ। और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते थे कि नारायण दत्त को कह दीजिए कि मैं फ़लाँ डेट में आ रहा हूँ और वो यूथ कांग्रेस के लोगों को सूचित कर दें। मैंने कहा साहब, मैं दिल्ली में आपके पास बैठा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हूँ, मैं लखनऊ जाऊँ, पहले तो तिवारी जी से मिलने के लिए मैं वहाँ गुहार लगाऊंगा कि मुझे संजय गांधी जी ने भेजा है। तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है, संजय गांधी ने तुझे भेजा भाई। अरे उसे करना होता 1 सेकंड में वायरलेस कर देते, ईमेल कर देते, फला कर देते, कुछ भी कर देते। तो मैंने कहा जी मेरे जाने का कौन लाभ है? अच्छा ठीक है, हाँ भाई कमलनाथ आप सूचना दे दीजिए। मैं चला। बहरहाल जब वो आए तो जिस पे इंदिरा जी मिलती थी, क्योंकि अक्सर हम इंदिरा जी से मिलने जाते थे, देखते थे, तो उस कुर्सी पर आकर वो बैठे, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दैट वाज द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसको थोड़ा हटा लेते या जगह बदल देते तो चेंज हो जाता, सिनोरिया चेंज हो जाता, लेकिन इट वाज नॉट प्रॉपर। तो उनसे मेरा वैचारिक मतभेद वहाँ से हो गया। मैंने कहा ही इज़ लाइक ए डिक्टेटर इन द पार्टी, ही इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक इन दैट वे। और वो मूल्यों की भी ये मतलब परवाह नहीं करते, तो बड़ा छोटा सीनियर जूनियर ये सब, नारायण दत्त उसको कह दीजिए, इसको। तो मुझको उनका व्यवहार जो होना चाहिए था एक राजनीतिक नेता के रूप में, वो अच्छा नहीं लगा। और उस दिन से मैंने दूरी बना ली संजय गांधी से। अपना काम करते रहे, वैचारिक है, अपनी बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, आपको जगह जगह जाने का, अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमे हो गए थे, तो शाह कमीशन की सुनवाई, शाह कमीशन और दुनिया भर की चीज़ें थीं, उन पेशियों में यूथ वो कांग्रेस के लोग जाते सब थे चीज़ें थी। लेकिन बाहुबल दिखाने। इंदिरा जी के प्रति हमारी जो भावनाएं थी वो हमेशा रही और आज भी हैं। लेकिन संजय गांधी से हमारी नहीं मिली, तो उन्होंने हमें अपना एक छतर सिंह उनका होता था, वो शैडो या कुछ भी, वो मेरे घर पे भेजा सुबह ही सुबह कि साहब संजय गांधी देहरादून जा रहे हैं और आप देहरादून में उनके साथ एक बस भर के लेके चलिए और वहाँ अदालत में उनकी पेशी है। तो मैंने कहा, मैं खैर सोया हुआ था, वाइफ ने कह दिया कि नहीं वो तो सोए हुए हैं, क्योंकि मुझे संजय जी ने भेजा है, क्योंकि संजय गांधी से तो उनकी वैसे ही नहीं बनती, संजय गांधी ने भेजा, वो नहीं जाएंगे, मैं नहीं गया। और बहरहाल उस वक्त जो जितने भी लोग उनके साथ तोड़ फोड़ में, अदालतों में, इसमें उसमें जाते रहे, उन सबको टिकट मिले, सिर्फ मुझे टिकट नहीं मिला। उस वक्त से मेरे टिकट 3-4 बार कटते रहे, कभी किसी को कभी किसी को। और उसका रीज़न सिर्फ ये रहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और ना आज भी है। तो फिर 19 में क्या हुआ? 19 में भी यही हुआ। 19 में ये आया कि साहब राहुल गांधी और प्रियंका जी ये चाहती हैं कि बिल्कुल नई टीम बने और नए और अच्छे लोग आएँ, जो वंचित रहे हैं, उनको जो पूछा नहीं गया उन्हें पूछा जाए। तो उन्होंने जगह जगह अपने वो लोग भेजे ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर में यहाँ असम के ऑब्जर्वर थे, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस के, वो आए। कौन थे? मिस्टर राणा गोस्वामी। अच्छा। वो आए, उनसे मैं मिला। मेरे साथ मेरे बहुत सारे एडवोकेट साथी जो पूर्व अध्यक्ष थे बार एसोसिएशन के और एक्शन कमेटी के सेक्रेटरीज, वो मिले और उन्होंने उनको कहा कि साहब हम चाहते हैं कि इनको बहुत मतलब अच्छे कैंडिडेट रहेंगे
और बिरादरी का भी हिसाब देखा जा रहा था, तो बिरादरी के हिसाब से भी उन लोगों ने ये कहा कि इट विल बी ए गुड, और ये है कि चुनाव तो ये जीतेंगे ही, लेकिन चुनाव नहीं भी जीतते हैं, कोई बात होती है तो भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी। अच्छा। हाँ, इस तरह की बात हुई, और उन्होंने मेरा बायोडाटा और वो सब देखने के बाद मेरा रिकमेंडेशन किया, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो वो उनकी थी, उनका मेरा नाम आ गया, टीवी पे आ गई कि साहब उनको टिकट हो गया, प्रेस आ गई, इंटरव्यू हो गए, इस तरह के इंटरव्यू न जाने कितने हो गए। और उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद लोगों ने कहा साहब आप दिल्ली चाहिए, अपना टिकट रखा लें। मैंने कहा मैं मांगने नहीं गया तो मैं रखाने भी नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया। और टिकट वो बनारसी दास यहाँ में भी कभी मुख्यमंत्री होते थे, उनका लड़का हरिंदर यहाँ रहते हैं इसमें गाजियाबाद में, हरिंदर मलिक, हरिंदर अग्रवाल। हाँ, जबकि ये वो बाबू बनारसी दास के बेटे उनके बेटे अखिलेश के भाई, हाँ, मैंने कहा ना अखिलेश बाबू हाँ, बनारसी दास अखिलेश के भाई, अखिलेश का भाई, हाँ। उनको टिकट दे दिया गया। और वो नगमा यहाँ चुनाव लड़ने आई थी बॉम्बे से, उनको तो मिली थी 43,000 वोट कांग्रेस से 2016 में, और उसके बाद इनको मिली 34,000 वोट। तो क्योंकि एक भी बनिया या किसी वेस्ट ने इनको वोट नहीं किया, तो चलिए, आपने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। काजी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है काजी साहब आपका? जी, खादिम को नायब शहर काजी ज़ैनुर राशिदीन कहते हैं। एक बार फिर से थोड़ा ठहर के ना, आपने कहा कि खादिम को, खादिम मतलब सेवक, ईश्वर का। यस। हाँ। नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनकी उर्दू ज़बान पे उतनी पकड़ नहीं होगी। हाँ, तो खादिम को क्या कहते हैं? काजी ज़ैनुर राशिदीन, नायब शहर काजी मेरठ। नायब शहर काजी मेरठ हैं। आपका नाम है जैनुराब्दीन। ज़ैनुर राशिदीन। जैनुर राशिदीन, इस शब्द का क्या अर्थ होता है जैनुर राशिदीन? ज़ैनुर राशिदीन जो आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत करने वाला, अच्छा, प्यार मोहब्बत करने वाला। अच्छा। तो काजी बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? काजी बनने के लिए असल में मुस्लिम लॉ पे जानना जाता है कायदे में। तो वैसे हमारे यहाँ क्योंकि कई सौ साल से कजियात चल रही है, मेरे बड़े भाई साहब भी शहर काजी, मेरे फादर शहर काजी रहे, मेरे दादा रहे, मेरे परदादा रहे, कई सौ साल तय रहे, कई सौ वर्षों से काजियात चल रही है। जी हाँ। तो इसका कुछ वजन रहता है कि जब आप मतलब काजी बनने के लिए अप्लाई करो या कुछ करो कि साहब हमारे बाप दादा भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या कि पढ़ाई पे? नहीं, अभी तक तो हमारे यहाँ जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। अच्छा। हाँ, सिस्टम से बाकायदा जो हमारे फादर भी रहे, दादा रहे, परदादा रहे। और हमारे यहाँ जो बादशाहों के ज़माने के जो फरमान शाही थे शहर काजी के, वो हमारे नेशनल म्यूज़ियम के अंदर रखे गए हैं। क्योंकि मेरे फादर काजी ज़ैनुलाब्दीन सज्जाद मेरठी दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेयरमैन रहे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन से उनका ख़ास ताल्लुक़ था। तो डॉक्टर जाकिर साहब वाइस चांसलर भी रहे हैं। जी हाँ, वाइस चांसलर भी रहे, जी हाँ, वाइस चांसलर भी रहे, और वो राष्ट्रपति भी रहे। तो उनका उनसे ताल्लुक़ था। तो उन्होंने जितने हमारे फरमान शाही हैं बादशाहों के ज़माने के, वो नेशनल म्यूज़ियम में रखवा दिए गए। वो मेरे वालिद काजी ज़ैनुलाब्दीन के नाम से वहाँ आज भी मौजूद हैं। तो मूल सवाल तो भी वही है, पढ़ाई क्या करनी पड़ती है काजी बनने के लिए? नहीं, पढ़ाई तो इसमें ये है कि मतलब रिलीजियस पॉइंट से आदमी की मालूमात पूरी होनी चाहिए। नहीं, कुछ डिग्री भी होती है? डिग्री तो ये भी होती है कि दीनी में मदरसे से फारिग हो, कहीं से दारुल देवबंद से या कहीं से भी फारिग हो। तो आप दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब शहर काजी हैं, सो दैट प्रेजेंट वो आपके बड़े भाई शहर काजी हैं, आप मैं डिप्टी काजी हैं? मैं नायब शहर, यस। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो बताइए काजी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आप पूछेंगे मैं वो जवाब दूंगा आपको। क्या मेरठ और आसपास का क्या माहौल, क्या मंजर है, क्या ज़रूरतें हैं शहर की? देखिए, शहर का माहौल तो मैं समझता हूँ कि हम लोग क्योंकि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के रहते हैं और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहते हैं, तो हमारा आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद का है, और यही हम पैगाम देते भी रहते हैं। और इसी सिलसिले के अंदर हमारी कौमी एकता सद्भावना समिति भी है, और मैं जमीयत उलमा शहर मेरठ का यहाँ अध्यक्ष हूँ। जमीयत उलमा का भी पैगाम यही है कि हम लोग मेरठ के अंदर जमीयत उलमा हिंद जहाँ जिसके मौलाना असद मदनी जो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, फिर उनके साहबजादे अब आज का मौलाना महमूद मदनी हैं, वो भी MP रहे हैं। तो हम लोग ये आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बत का ही पैगाम देते हैं। जमीयत उलमा से जुड़े हुए हैं, तो कभी आपकी ख्वाहिश नहीं हुई इलेक्शन लड़ने की? नहीं, मुझे कई बार ऑफ़र मिला, हाँ। लेकिन मैंने इसको अवॉइड किया। क्यों? बकौल उसके कि अभी मेरे साथी
वकील साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि असल में इलेक्शन का माहौल जो, क्योंकि ना मैं गुंडागर्दी करता हूँ, ना मैं ब्लैकमेलिंग करता हूँ, ना मेरे पास कोई नंबर 2 का पैसा है, मैं तो एक सीधा सादा आदमी हूँ। शहर के अंदर मैं चैन की बात करता हूँ। पार्टियों के नेता ये सब चीज़ें करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, ज़्यादातर लोगों के अंदर यही रह गया है, और अगर वो खुद नहीं करते हैं तो उनके साथ में हेल्पर रहते हैं। काजी साहब एक आखिरी सवाल और फिर इस लंबी बातचीत को क्लोज करेंगे। अभी जब हम लोग प्रभात जी से बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, तब इसकी बड़ी बात आ रही थी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट। आज सुबह मैं कुटिया में बात कर रहा था तो एक साजिद अली करके थे मेरे ख्याल से, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो एक दूसरे बुजुर्ग ने कुछ जिक्र किया जनसंख्या नियंत्रण कानून का, तो बाकी भाई कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक है, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ इसके लिए ज़रूरी है कि हम 1 या 2 ही बच्चे करें, ये साजिद अली साहब ने कहा। और उन्होंने कहा लेकिन उसके पीछे की नीयत देखनी चाहिए। तो पूरी एक लंबी बातचीत थी। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी साइंस की बात हो रही थी कि अक्सर ये चीज़ कही जाती है कि साहब रिलीजन वर्सेस साइंस क्यों चलता है, रिलीजन और साइंस साथ साथ क्यों नहीं चलते हैं? कि आप रिलीजन को अपनी आत्मिक मजबूती के लिए इस्तेमाल करो कि मैं बेहतर इंसान बनूंगा, और साइंस रखो कि जी हम तरक्की करेंगे, आगे चल के देख के रहेंगे, तो ऐसा क्यों है? देखिए, साइंस एक अपनी जगह अलग है और रिलीजियस अपनी जगह अलग है। रिलीजियस जो है वो एक तरीके से आदमी को मज़हब पे चलाने के लिए रास्ता दिखाता है कि आदमी अगर सही रास्ते पे चलेगा तो आगे बढ़ेगा। मज़हब पे चलने का फ़ायदा क्या है कि बेहतर इंसान बने? नहीं, मज़हब पे चलने का फ़ायदा ये होता है कि आदमी जो है एक सही रास्ता इस्तेमाल करता है, गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि कुरान पाक जो इंसाइक्लोपीडिया है जिसके अंदर दुनिया के अंदर रहने का तरीका बताया गया है, खाना पीना उठना बैठना सब चीज़ें, अगर वो इस पर अमल करेगा तो मैं समझता हूँ एक अच्छा आदमी बनेगा। काजी साहब, जैसे ये बताइए कि जैसे जो कुरान शरीफ है वो तो बहुत सैकड़ों बरस पहले लिखी गई है ना, और अब चीज़ें बदल गई। अब जैसे डॉक्टर शर्मा ने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी, जब ये तिहाड़ और तमाम दूसरी जेलों में गए थे, तब आई एम श्योर इनके हाथ के ऐसे मोबाइल नहीं रखे रहते थे, तब ऐसे कैमरा माइक नहीं थे, चीज़ें बहुत बदल गई ना। तो नए ज़माने के हिसाब से, नई तबीयत के हिसाब से आदमी अपने भीतर बदलाव लाए, ये भी तो ज़रूरी है ना। नहीं, ठीक है, बदलाव लाए, हालात के हिसाब से आदमी को बदलने के लिए मतलब दीनियात भी मना नहीं करती है, रिलीजन भी मना नहीं करता, लेकिन वो दायरे में रह के, वही चाहता है कि दायरे में रह के रहे, उससे हट कर ना करे कोई काम। क्योंकि साइंस जो है ये कोई नई चीज़ बात नहीं है। चाँद के बारे में, सूरज के बारे में, ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं कि किस तरह से निकलता है, कहाँ कब छिपता है क्या। तो ये साइंस ही है और कुछ नहीं। तरक्की भी हो रही है ना। पहले बताया गया जी चांद और सूरज, अब तो चांद पे आदमी पहुंच गया है जी, कॉलोनी कटने की तैयारी हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ काजी साहब कि ये जैसे आपने कहा ना कि ये मैं और जो दूसरे भी धर्मगुरु मिलते हैं उनसे भी ये पूछता हूँ कि थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, आदमी लॉजिक की बात करे, हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल क्यों नहीं पाती? देखिए, मैंने बताया ना कि साइंस के अंदर जो क्योंकि नई नई बातें सामने आती हैं, और वो बहुत सी रिलीजन से हटकर बातें सामने आती हैं, इसलिए उसके अंदर आपस के अंदर इत्तेफाक नहीं होता। और जो रिलीजियस से मिलती हुई बातें होती हैं साइंस के अंदर, तो उसके अंदर इत्तेफाक होता है और उस पर अमल भी करते हैं लोग। तो जो रिलीजियस चीज़ें पुरानी हो गई हैं तो साइंस उनमें नई चीज़ें जोड़ नहीं सकता? नहीं जोड़ता है, क्यों नहीं जोड़ रहा, आज भी जोड़ रहा है। क्यों आज कोई आज मोबाइल कैसे इस्तेमाल है, क्या हम लोग नहीं करते? क्या आज टीवी चल रहा है, क्या हम लोग नहीं करते? हम भी कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का है ये, साइंस ने इन चीज़ों का ईजाद किया है, ये नई चीज़ें आ रही हैं, हम भी ईजाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी व्याख्या भी कर देते हैं, जैसे अभी शर्मा जी से बात हो रही थी तब अफ़गानिस्तान का जिक्र आया, फिर उन्होंने कहा प्रभात जी ने और शर्मा जी ने कि भाई हम यहाँ का देखें। जैसे म्यूज़िक को लेके अलग अलग व्याख्या होती है ना। तो जो पुराने कोड हैं, रिलीजियस कोड, उनको आज की तारीख में एज इट इज़ कितना अप्लाई किया जा सकता है? मैं ये बात कर रहा हूँ कि रिलीजन इवॉल्व क्यों नहीं हो पाता है, मतलब समय के साथ वो तरक्की पसंद क्यों नहीं हो पाता है कोई भी रिलीजन? देखिए, मेरा कहना ये है, देखिए रिलीजियस के अंदर जितनी बातें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ जो साइंस आज बता रहा है, ये सब बातें पहले बताई जा चुकी है, कोई नई बात आज नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल साइंस के जैसा। आज साइंस भी ज़्यादातर वही बात कहता है। मिसाल के तौर पर आज आदमी ये कहता है कि सब पानी आप जो है हाथ धोइए, आप मुंह साफ़ करिए, आप नहाइए, आप धोइए, सब स्वस्थ रहने के लिए। हमारे यहाँ नमाज में सबसे पहले 5 वक्त जो नमाज अदा करते हैं तो हम लोगों को वज़ू करने की इजाज़त दी गई है, और उसके अंदर भी हाथ भी धोए जाते हैं, कुल्ली भी की जाती है, आँख के नाक के अंदर भी पानी डाला जाता है। तो ये सफाई सुथराई जिस चीज़ को आज ये मॉडर्न कह रहे हैं,
ये सब पहले से चली आ रही है कि हमारे यहाँ सफाई तो ज़रूरी है, मैं सहमत हूँ। आपको सवाल का जवाब मैं आता हूँ शर्मा जी, सफाई तो जरूरी है, लेकिन आपने कहा ना कि जो भी साइंस बता रहा है सब कुछ पहले से किताब में लिखा है। हाँ जी, ये हमारे साइंस एडिटर हैं, जैसा मैंने पहले बताया जी। मैं एक वीकली साइंस शो करता हूँ जिसका नाम साइंसकारी है, और उसके नीचे भी जो आप कह रहे हैं वैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जैसे मैं कोई नई चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो हमारी किताब में लिखा है या वेद पुराण में लिखा है, यही चीज़ लिखी है, आप तो कुछ नया नहीं बता रहे हैं। तो होता क्या है कि जो पहले की सीमित समझ रही होगी उसके मुताबिक कोई कहानी बना दी गई होगी उनने। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि चांद के बनने और चांद पर जो धब्बे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उनको लेकर कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी कुरान में या पुराणों में ज़रूर होगी, लेकिन साइंस को उसके लेकर बहुत अलग थ्योरी है जो मुझे नहीं लगता ये मैच करती होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि, तो हम इसी एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे कि चांद पर जो दाग हैं और चांद आया कहाँ से है, इसको लेके क्या कहानियाँ हैं, या जैसे सभ्यता कैसे शुरू हुई, इसको लेके हर धर्म की अपनी एक कहानी होती है। कोई कहता है जी नाव, कोई कहता है पहाड़, कोई कहता है जांग से बनाया, कोई कहता है 7 दिन में बनाया, कोई कहता है ना। और साइंस बताती है कि जी अमीबा था, अमीबा से डॉक्टर साहब पैरामीशियम बना और एवोल्यूशन होता गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते गए, फिर डीएनए करके हम अरबों वर्षों में यहाँ तक पहुँचे, ये साइंस कहता है। तो अब यहाँ पे मेल नहीं हो पाता है। नहीं, देखिए साइंस का ताल्लुक जो है मैं समझता हूँ रिलीजन से जुड़ा हुआ है और रिलीजन से हटा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जितनी चीज़ें साइंस जो आज नई बातें जिसको नया हम कह रहे हैं, हमारे हिसाब से वो सब पुराना है और वो सब इससे पहले बता दिया गया है। आज लोग चांद पर जा रहे हैं लोग, तो चांद पर जाने के लिए जो तरीक़ेकार हैं वो सब रिलीजियस पॉइंट से हो रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी है और अक़ल के हिसाब से काम कर रहा है। ये जो आज साइंस जो है वो अक़ल के ज़रिए से है, वो किसी दूसरे के बताए हुए थे नहीं, अक़ल के ज़रिए से काम कर रहा है और आज इसी पे अमल कर रहे हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। चांद पे पहुंच गए हैं लोग, चांद पे पहुंच गए। चलिए, अब वो अकल किसने दी मैं इस बहस में फ़िलहाल नहीं पढ़ूंगा, सफ़र लंबा है और वक्त काफ़ी हो चला है और नाश्ता भी सज गया है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक लंबी बातचीत के बाद, है ना। तो अब इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। आपने मेरठ के प्रबुद्ध लोगों के अलग अलग विषयों पर विचार सुने। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से, और ये वो वाली औपचारिकता नहीं है कि साहब आखिरी में तो धन्यवाद बोलना ही पड़ता है, आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल कि आप सब लोगों ने तमाम अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखे। जी मैं आ रहा हूँ, मैंने देख लिया उनके हाथ का इशारा। और शिप्रा जी जब हम अनुभूति जी से बात कर रहे थे तब उनकी फ़ोटो खींचने में मसरूफ़ थी, तो वो अपने हिस्से के बयान दर्ज नहीं करवा पाई थी, तो उनकी भी बात सुन लेते हैं और फिर क्लोज़ करते हैं। जी बोलिए फटाफट। तो सौरभ जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतने बड़े गुणीजनों के बीच आज मुझे मौका मिला है। सब इतने बड़े बड़े वट वृक्ष हैं और हम लोग एक छोटी सी पौध यंग जनरेशन के रूप में, मैं लीगल इंडस्ट्री में तो अभी जुड़ी हूँ रिसेंटली, बट उसके अलावा हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी संस्था खोली हैं। अभी हमारी नियर अबाउट 10 संस्था खुल चुकी है। अनुभूति जी ने उनके बारे में बताया, ये पूरा कुछ आप, मुझे लगा कुछ आप कोई और विचार बताना चाहते हैं। नहीं, मैं वही बता रही हूँ जी। नहीं, संस्थाओं का तो प्रचार हो गया है ना। लाइट जलेगी क्या गुरु? नहीं, ये इधर है लाइट। हाँ जी, मैं वो प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ। बात क्या कहना हाँ, तो जितने भी गरीब महिलाएं हैं जो ऐसा नहीं है गांव में नारियों में शक्ति नहीं है या वो आगे नहीं बढ़ सकती, मैंने पर्सनली गांव में जाके विजिट किया है। वो लड़कियां शायद शहर की बच्चियों से के ज़्यादा नहीं तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरा पर्सनली और दी का यही है कि हमें उनको आगे लाना है, हमें उनको बढ़ाना है। तो जिनके पास भी कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। गांव की लड़कियों को, जी गांव की लड़कियों को, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि गांव की लड़कियों को भी फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहिए। स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना के जो लोन हैं और तमाम दूसरी चीज़ें, और वो सिर्फ हस्त कौशल तक महदूद न रहे। एक लंबी बातचीत है, यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप इस पूरी बातचीत का सिरा पकड़कर यहाँ तक आए हैं तो आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इंटरनेट के दौर में जो एक जीव लुप्त प्राय हो गया है जिसका नाम है धैर्य, वो आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो आपको भी बारंबार बधाई। लल्लन टॉप की ये यूपी के हालचाल की यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। थोड़ा सा संशय बरकरार रखना चाहिए ताकि
कोई नियति रचने वाला आप पे मुस्कुराने की जद्दोजहद ना करे। अगर आप हमारी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करिए, थोड़ा खतो किताबत हो, थोड़ा मॉडर्न तरीके से खतो किताबत हो काजी साहब, lt.chunav@gmail.com पे आप अपनी बात कह सकते हैं। और अगर आपको पर्दे के पीछे की चीज़ें जाननी है, जैसे हम इन तमाम साहिबान लोगों से जान रहे थे, तो हमने एक नई चीज़ शुरू की है, LT-UP, ललन टॉप यूपी। तो वहाँ पे जो क्या कैमरे के पीछे की स्टोरी होती है, बिहाइंड द सीन चीज़ें होती हैं कि हम इन विद्वानों को सुन के क्या समझ पाए, तो वो रात में आपसे गुफ्तगू होती है। और मुझे ऐसा कहा गया है कि अब लाइव भी शुरू होगा, तो उसके लिए आपको ललन टॉप यूपी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप वहाँ पर आइए, तो वहाँ पे आपको टीम ललन टॉप का एक दूसरा रूप नज़र आएगा। जैसे ड्रेसिंग रूम में होते हैं ना, आप बेतकल्लुफ़ होते हैं। अब बातचीत यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलूँगा तो चाय बुरा मान जाएगी हैं और पैटीज़ ठंडी हो जाएगी। हो भी गई है, ओहो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।